डिस्कशन। देखो, ये जो पर्टिकुलर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें जो मेरा एनालिसिस है, अगर मैं आपको अपफ्रंट बता दूं तो अब मेरा एनालिसिस ये है, इसमें चारों आरसी करने लायक थी। चारों आरसी बहुत डुएबल थी, और चारों आरसी में मुझे अगर आप एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो मुझे कोई क्वेश्चन भी ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं लगे हैं कि आपको एक की जगह आप दूसरा सिलेक्ट कर लेते, दूसरी जगह तीसरा सिलेक्ट कर लेते। आई मीन, आई एम जस्ट गिविंग यू माय ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉक, दिस टेस्ट, सॉरी, रादर द एक्चुअल टेस्ट। 4 आउट ऑफ 4 आरसीज वर वेरी मच डुएबल। जिस तरह के हम आरसीज कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, I'll show you. No RC actually posed any kind of challenge. Okay, and even forget about RC, even no question and hardly any option also. In one or two, maybe I'll show you कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. And when we talk about VA and VA, में I'll tell you how it would have been much better to avoid para jumbles and para odd one outs and go for rest of the two. So किसी आदमी को अगर इस पेपर को बहुत अच्छे से करना होता है और बहुत अच्छा स्कोर करना होता, तो 4 आरसी करता और 2 पैरा जंबल, सॉरी, पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन कर देता। आई एम टेलिंग यू द पर्सन वुड हैव बीन इन 99.9%। ठीक से कर देता तुम इन सब चीजों को। ओके, दिस आई एम गोइंग टू शो एंड डेमोन्स्ट्रेट टू यू नाउ। तो लेट्स टेक द फर्स्ट पर्टिकुलर आरसी। ओके, फर्स्ट पर्टिकुलर आरसी वाज अबाउट the ocean worlds. Okay, so for early post colonial literature, post colonial literature क्या होता है? colonialism हम बहुत बार डिस्कस कर चुके, बात कर चुके हैं। तो colonialism जब खत्म हो गया, उसके बाद में जो लिटरेचर आया उसको पोस्ट colonial लिटरेचर बोलते हैं। वर्ल्ड ऑफ नॉवेल वाज ऑफन द नेशन। तो जैसे इंडिया का ही एक एग्जांपल लें तो अगर हमने किसी ने मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी हो 1947 में जो आई थी, सलमान रश्दी, मतलब 1947 में नहीं आई थी, जो 1947 के ऊपर लिखी गई थी, जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 12। तो उस टाइम पे उसने एक तो सलमान रश्दी की जो मिडनाइट चिल्ड्रन थी वो भी इंडिया और इंडिया की एलिगरी के ऊपर थी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर राइटिंग नॉवेल्स फोकसिंग ऑन द नेशन which got independence after the colonial rules. Post colonial novels were usually concerned with national questions. Sometimes the whole story of the novel was taken as an allegory of the nation. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन थी, ऐसी बहुत सारी बुक्स थी, वेदर इन इंडिया और तंजानिया। तंजानिया में भी कोई बुक आई होगी, आई एम नॉट अवेयर। This was important for supporting anti-colonial nationalism, but could also be limiting land focus and inward looking. तो ऑल दीज बुक्स बेसिकली सपोर्टेड कि चलो अब कलोनियलिज्म खत्म हो गया तो अब उनको खूब हम बुरा भला कहेंगे और नेशनलिज्म को इवोक करेंगे, राइट? बट ही द ऑथर सेज दैट दे वर लिमिटिंग बिकॉज दे जस्ट फोकस ऑन लैंड इनवर्ड लुकिंग। नाउ दिस फेलो हुएवर हैज रिटन दिस पर्टिकुलर पीस, उसने एक किताब लिखी है राइटिंग ओशन वर्ल्ड्स, एक्सप्लोर्स अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑफ द नॉवल, नॉट द विलेज और नेशन बट द इंडियन ओशन वर्ल्ड। Book describes a set of novels in which Indian Ocean is at the center of the story. It focuses on novelist Amitabh Ghosh, Abdul Razak Gurna, Lindsay Collin, and Joseph Conrad, who have centered the Indian Ocean world in the majority of their novels. तो अब ये बात कर रहा है कि इन नॉवेलिस्ट की, ये नॉवेलिस्ट है इनकी, अगर आपने किसी ने बुक पढ़ी हुई है, ये दिस फेलो गॉट नोबेल प्राइज आल्सो। अमिताभ घोष ऑफ कोर्स डिडंट गेट अ नोबेल प्राइज और एनीथिंग, बट ही इज रिटन मेनी बुक्स ऑन दिस। इनफैक्ट इसकी बुक नटमेग कर्स जो थी उसके ऊपर स्लॉट 3 में एक पैसेज भी आया था, वो हम जब बात करेंगे। लिंडसे कॉलन एंड जोसेफ कॉनराड, इन लोगों ने इंडियन ओशन वर्ल्ड जो है, इंडियन ओशन वर्ल्ड में लिखी है मेजॉरिटी ऑफ द नॉवेल्स। Their work reveals a work that is outward looking, full of movement, border crossing, and south-south interconnection. They are all very different, from colonially inclined Conrad to radically anti-capitalist Colin, but together drawn and shape a wider sense of Indian Ocean space through themes, images, metaphors, and language. This has the effect of remapping the world in the reader's mind as centered in the interconnected global south. तो ये बुक कैसे ये डिफरेंट है, ये इंडियन ओशन वर्ल्ड कैसे डिफरेंट है पोस्ट कॉलोनियल नॉवल से, ये यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आउटवर्ड लुकिंग है, यहाँ पे आप साउथ साउथ मीन्स ग्लोबल में जो साउथ, जिसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं आज हम, ग्लोबल साउथ बहुत कॉमन टर्म बन चुका है। इसमें सब डेवलपिंग नेशंस, अफ्रीका के, इंडिया के, लैटिन अमेरिका के, ये सब इसमें आते हैं। तो ही सेइंग कि यहाँ पे ये वाइडर सेंस ऑफ इंडियन ओशन देती हैं ये सारी की सारी बुक्स। भले आपस में ये कॉनराड जो था वो थोड़ा डिफरेंट होगा कोलिन से, बट दे ऑल टुगेदर गिव अ वाइडर सेंस ऑफ इंडियन ओशन। तो ये रीमैप हो गई वर्ल्ड, ओके, एज अ इंटरकनेक्टेड ग्लोबल साउथ। कि साउथ भी एक इंटरकनेक्टेड था, मतलब हम जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं वो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका या वेस्ट से ही आया है, इट वाज ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड। The Indian Ocean world is the term used to describe the very long-lasting connections along the coasts of East Africa, Arab coast, South and East Asia. These connections were made possibly by the geography of Indian Ocean. For much of history, travel by sea was much easier than by land, which meant that port cities very far apart were often more easily connected to each other than to much closer inland cities. Historical and archaeological evidence suggests that what we now call globalization first appeared in the Indian Ocean. This is the interconnected oceanic world referenced and produced by the novels in my book. सो अब इसमें इंडियन ओशन वर्ल्ड क्या है, तो उसने बताया कि भाई बहुत सारे कनेक्शन थे, कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, अरब कोस्ट, ये सब थे। और ये ज्योग्राफी की इसकी इंडियन ओशन की थी, उसके कारण हो सके, क्योंकि ट्रैवलिंग बाय सी जो थी वो ज्यादा आसान थी।
कि पीपल यूज टू ट्रैवल टू पोर्ट सिटीज। तो पोर्ट सिटीज है, अगर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, भले ही बहुत दूर है, और इंटरनली एक सिटी है किसी कंट्री में, तो यहाँ से यहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना आसान होता है। तो इसलिए ट्रैवल जो थी वो आउटवर्ड लुकिंग थी, और ट्रैवल बाय सी होती थी उस टाइम। हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट व्हाट नाउ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये यहाँ पे हुआ है। एंड दिस इज द इंटरकनेक्टेड ओशियनिक। अब इसमें एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल ब्रिंग मैप। और इसमें अगर आप जस्ट लुक एट दिस मैप, ओके, दिस विल गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द होल थिंग, कि हाउ व्हाट ही सेइंग, जो ये कह रहा है ना यहाँ पे कि कनेक्टेड जो थे, तो ईस्ट अफ्रीका का कोस्ट है, ये ईस्ट अफ्रीका हो गया, ठीक है, इथियोपिया, कीनिया और ये सब। फिर उसके बाद में अरब कोस्ट, सो ये जो है अरब कोस्ट हो गए, यहाँ पे ये अरब कोस्ट, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स मुंबई, एंड देन द ईस्ट एशिया, ये पूरा। तो दिस वाज द इंडियन ओशन वर्ल्ड दैट यू टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑलरेडी इंटरकनेक्शंस एग्जिस्टेड, यहाँ से लोग यहाँ ट्रैवल करते थे, यहाँ से लोग यहाँ ट्रैवल करते थे, यहाँ ट्रैवल करते थे, और ये ग्लोबल साउथ है, तो साउथ साउथ कनेक्शन जो था ऑलरेडी था, काफी स्ट्रॉन्ग, ये बताने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि कहीं वेस्टर्न से या कहीं और दूसरे अटलांटिक से, पैसिफिक से चले आ रहे थे लोग। ओके, सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट हियर। For their part, Ghosh, Gurna, Cullen, and even Conrad reference a different set of histories and geography than the ones most commonly found in fiction and English. These commonly found ones are most centered in Europe or the US, assumed background of Christianity. Whiteness mentioned places like Paris and New York. Novels in my book highlight largely Islamic space, feature characters, color, supply the port of Malindi, Mombasa, Aden, Java, and तो ये सारे पोर्ट्स जो बता रहा है, बॉम्बे का पोर्ट हमें पता है, यहाँ पे बॉम्बे का पोर्ट, एडन वगैरह ये इधर है, कहीं केन्या इधर, और देन वी हैव दिस, इस तरफ ईस्ट में आप जावा, इंडोनेशिया वगैरह में आ जाओ, इस तरह। तो ये ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये सब चीजें हाईलाइट होती थी, जबकि जो दूसरी नॉवेल्स थी, कॉमनली फाउंड नॉवेल्स, वो मोस्टली यूरोप और यूएस पे सेंटर्ड थी, और वहां पे जो कैरेक्टर्स होते थे क्रिश्चियन वाइट होते थे, और पेरिस और न्यूयॉर्क में बेस्ड होती थी। लेकिन ये वाली जो इसकी बुक्स हैं, ये बुक है जो ये इनके ऊपर बेस्ड, densely imagined rich imagery of a southern cosmopolitan culture which provides for a large space sense of place in the world. This remapping is particularly powerful for the representation of Africa. In the fiction, sailors and travelers were not all European. Africa, as well as Indian and Arab characters, traders, nakodas, runaways, villains, missionaries, ये सब। तो इसमें कैरेक्टर्स केवल यूरोपियंस ही नहीं होते थे, सारे के सारे अफ्रीकन, इंडियन, अरब भी होते थे। दिस डज नॉट मीन दैट इंडियन ओशन अफ्रीका इज रोमांटिसाइज्ड। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही आइडियलाइज। सी, रोमांटिक नोशन क्या होता है कि आपका एक आइडियल नोशन है, मतलब आपको लग रहा है बहुत सब, एवरीथिंग इज वेरी गुड, you have an ideal kind of a imagination, that is what is romanticism, कि आपको बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कि अच्छी चीजें होंगी। Migration is often a matter of force. Travel is portrayed as abandonment rather than adventure. Freedoms are kept from women and slavery is rife. So this sentence tells you that why this fellow is saying that ये कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ everything was hunky dory, everything was very good there, everything was romanticized, ऐसा नहीं है। माइग्रेशन जो लोग करते थे, इधर से ट्रैवल करते थे, तो वो बाय मैटर ऑफ फोर्स करते थे, मतलब उन्हें जाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि वो कोई अपनी खुशी से घूमने के लिए जा रहे हैं। इट वॉज नॉट एन एडवेंचर, ट्रैवल वॉज एन अबैंडनमेंट, कि आपको वहां पे कुछ भी नहीं है आपके लिए करने के लिए, तो आप छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। और फ्रीडम्स आर केप्ट फ्रॉम वुमेन, वुमेन जो थी, और स्लेवरी बहुत ज्यादा थी वहां पे। तो ये सब चीजें होती थी उस जमाने में। व्हाट इट डज मीन इज दैट अफ्रीकन पार्ट ऑफ ओशन, इंडियन ओशन वर्ल्ड प्लेज एन एक्टिव रोल, लॉन्ग रिच हिस्ट्री एंड देयरफॉर इन दैट ऑफ द वाइडर वर्ल्ड। सो बेसिकली दिस पैराग्राफ, दिस पैसेज इज आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ नहीं है। इंडियन ओशन वर्ल्ड्स, राइटिंग ओशन वर्ल्ड्स जो है, इसके अंदर इसने बताया कि हाउ डिफरेंट आर इज दिस बुक from the other novels which were mostly written in post-colonial era. The differences were quite a few. Those used to focus on Christians, white, and then those books जो post-colonial literature था, that used to focus on inward land nationalism. ये जो बुक है ये आउटवर्ड देखती है, इंटरकनेक्टेड ग्लोबल साउथ बताती है। इसमें अफ्रीका, इंडिया और अरब और ईस्ट, ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, डेंस इमेजरी बताती है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एंड में प्रॉब्लम भी थी, ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छी चीजें थी उसमें, रोमांटिसिज्म नहीं था। देयर वाज अ माइग्रेशन आल्सो, एंड माइग्रेशन एज अ मैटर ऑफ फोर्स, तो हार्डशिप्स भी थी उसमें, राइट। राइट, कोई ऐसा पार्ट है इसमें से जिसको किसी को समझ नहीं आया हो? ठीक है, सी यू कैन, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू विल लर्न, ओके। एंड सर हाँ बोलिए। राइफ मतलब सर RIFE। राइफ मीन्स प्रेवलेंट, इन बहुत ज्यादा बहुतायत में था। राइफ मीन्स समथिंग इज अबंडेंट, ओके। अगर समथिंग इज राइफ एट सम प्लेस, इट मीन्स इज अबंडेंट, बहुतायत में मिलेगा, राइट, बहुतायत। तो स्लेवरी इज राइफ मींस स्लेवरी वाज प्रेवलेंट देयर, काफी स्लेवरी भी होती थी वहां पे उस जमाने में, ये बता रहा है।
ओके, all the following claims contribute to the remapping discussed by the passage except the global south as opposed to the global north was the first center of globalization. तो ये है कि नहीं है, बताइए. ग्लोबल साउथ एज अपोज टू ग्लोबल नॉर्थ वॉज द फर्स्ट सेंटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ग्लोबलाइजेशन, historical and archaeological evidence suggests that what we now call globalization first appeared in the Indian Ocean, and this is the south-south connection, right? तो यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी दी हुई है. तो दिस contribute to remand. So this is not the answer. World of early international trade and commerce was not the sole domains of white Europeans. Yes, ये तो है ही, ये बोल ही रहा है ना कि ये तो चेंज हो गया है. सी रीमैपिंग उसने कहाँ कहाँ बोला है, ये रीमैपिंग यहाँ पे बोला है. एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल साउथ, और ट्रेड और ये सब जो था ये वहीं पे नहीं था. ये डिफरेंट सेट ऑफ थ्योरी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफीज मोस्टली सेंटर्ड होती थी उसमें, लेकिन ये वाली जो बुक है इसके अंदर साउथ में थी. तो दिस ऑल्सो इज गिवन. Cosmopolitanism originated in the West and traveled to the East through globalization. This is totally opposite to what the author is claiming. He's not saying that it originated in the West. He's saying this is contrary to actually those other novels जो है वो कहती है कि it originated in the West या वहीं से चला रहा है, लेकिन रीमैपिंग जो हो गई है हमारे दिमाग में, जो है तो रीमैपिंग की बात की गई है उसमें it did not originate in the West, and therefore this is the correct answer. Indian Ocean novels have gone beyond the specifics of national concerns to explore rich regional past. Yes, ये यहाँ पे से शुरू में बता दिया है कि नेशनल उससे वो निकल गए हैं. पोस्ट colonial novels are usually this. Sometimes the whole story takes, but ये जो it explores another kind of novel, not the village or nation, but the Indian Ocean. So this question, may C was the answer. कोई डाउट इसमें? इसमें देखो ये 3 क्वेश्चन जो है, अगर मतलब इस क्वेश्चन को आप वैसे भी करोगे तो देखोगे कि एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि उल्टा जा रहा है बाकियों में, बाकी के ऑप्शन से. Which of the following statement is not true about migration in the Indian Ocean world? Geographical location rather than geographical proximity determine the choice of destination for migrants. Yes, geographical location क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि पोर्ट सिटीज भले दूर दूर हों तो लोग ट्रैवल करते थे. ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. For much of history, travel by sea was much easier, which meant that port cities very far apart were often more easily connected to each other than to much closer inland cities. Much closer inland cities means proximate. Those were in proximation to each other. उसके बजाय लोकेशन प्ले करता था इंपॉर्टेंट, कि आप अगर पोर्ट पे हो तो यू वर द डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेट्स. सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू, सो इज नॉट द आंसर. The Indian Ocean world's migration networks were shaped by religious and commercial histories of the region. ये भी है, यहाँ पे काफी कुछ पता है. रिलीजियस और कमर्शियल हिस्ट्री यहाँ पे बता दिया इसमें. Instead, largely Islamic space, colors, history, symbolize the ports, densely rich image. ये southern cosmopolitan, यहाँ पे पूरा इसमें explain किया इसमें. Correct? So this is also not the answer. Indian Ocean world's migration networks connect the global north. ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार. ग्लोबल नॉर्थ को कनेक्ट कर रहा है ग्लोबल साउथ. एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट दिस फेलो इज क्लेमिंग इन दिस पैसेज, इजंट इट? It connected the south-south, not the global north with global south. This is what is the exception here, and therefore becomes the correct answer. Migration was an ambivalent experience. Ambivalent मतलब क्या है कि कुछ अच्छाई भी थी उसमें और कुछ बुराई भी थी. अच्छाई ये थी कि ठीक है आप वहां से निकल के जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो दूसरी चीजें. बुराई ये थी कि वहां पे स्लेवरी थी, वहां पे हार्श कंडीशंस थी, फ्रीडम नहीं था विमेन को, abandonment था. This was something which was bad about it. So when we say ambivalent, which means कि there were some good things about it and there were some bad things about it, and therefore this is true, and third becomes the correct answer. Agreed? Yes, sir. Without? Okay. Next. On the basis of relationship between the items, each pair choose the odd pair out. Post-colonial novels. Post-colonial novels में क्या anti-colonial nationalism था? बिल्कुल था. Post-colonial novels were concerned with national questions, and this was supporting the anti-colonial nationalism, which means कि this and this are the same. I mean, this is true. Indian Ocean world में slavery थी, हाँ थी. This is also true. Indian Ocean world outward looking थी, बिल्कुल थी. पोस्ट colonial नॉवल में बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी, नहीं होती थी.
पोस्ट कॉलोनियल नॉवल में बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होती थी, पोस्ट कॉलोनियल नॉवल में वो इनवर्ड लुकिंग होते थे, वो घर के अंदर देखते थे, isn't it? So therefore this becomes a problem. ये देखिए आप, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स में नेशनल क्वेश्चंस, ओके, इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग लैंड फोकस्ड एंड इनवर्ड, नॉट बॉर्डर क्रॉसिंग। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको हमें करना चाहिए। All of the following statements, if true, would weaken the passage claim about the relationship between mainstream English language fiction and Indian ocean novels, except. तो मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन में क्या था, वाइट थे, क्रिश्चियनिटी थे, पेरिस और न्यूयॉर्क बेस्ड थे, इस तरफ थे। इंडियन ओशन नॉवेल्स में ऐसा नहीं था, और साउथ साउथ की बात हुई थी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, बिफोर वी डाइव इनटू दिस क्वेश्चन, वी शुड रिकलेक्ट कि हमने क्या पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन के जो मेन स्ट्रीम नॉवेल्स थे उसके बारे में, और इंडियन ओशन नॉवेल के बारे में, राइट। मोस्ट मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स हैव हिस्टोरिकली प्रिविलेज्ड द क्रिश्चियन व्हाइट मेल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर। तो ये वीकन एक्सेप्ट वाला है, दैट मीन्स वन डज नॉट वीकन, ओके, देयर इज वन स्टेटमेंट दैट डज नॉट वीकन द claim about relationship between main English language fiction and Indian ocean novels. So most mainstream English language novels have historically privileged the Christian white male. So this is true, right? This is true as per the passage. Therefore, this would not weaken. We'll keep this. The depiction of Africa in most Indian ocean novels is driven by an Orientalist imagination of its cultural rudeness. ओरिएंटलिस्ट कौन होता है? जो जो कि, ये एक टर्म हमें पता होना चाहिए, ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो होता है जो कि एक अंग्रेज ऑथर है, जो कि यहाँ पे आया, कुछ टाइम रहा और चला गया, और उसके बाद वहां जाके वो नॉवेल्स लिख रहा है, बुक्स लिख रहा है, लिटरेचर लिख रहा है, या कुछ भी लिख रहा है अबाउट द पीपल हियर। सो हिज व्यू इज वेरी वेरी बायस्ड एंड सपोर्ट्स कॉलोनियलिज्म। तो इस तरह के जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं, वो ओरिएंटलिस्ट इस तरह की बातें लिखते हैं कि यार अच्छा हुआ, ये तो पिछड़ी जगह थी, इसको हमने जाके कॉलोनाइज कर दिया, इनका भला कर दिया, नहीं तो ये जानवर के जानवर ही रहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो दिस नॉवल इज डेफिनेटली नॉट रिटन बाय ओरिएंटलिस्ट, दिस वाज रिटन बाय पीपल हु हैव बेसिकली बीन हियर, लाइक अमिताभ घोष, गुन्नार, ये सब तो यहीं के लोग हैं ना। तो ओरिएंटलिस्ट की इमेजिनेशन से नहीं दिया, और उसकी कल्चरल क्रूडनेस नहीं बताई कि यहाँ पे कल्चरली बड़े पिछड़े हुए थे लोग, क्रूड थे, ऐसा कुछ नहीं बताया, रिच कल्चर था ये बता रहे हैं बल्कि। तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वीकन इट एंड इज नॉट द आंसर। Very few mainstream English language novels have historically been set in American and European metropolitan. ये तो उल्टा बोल रहा है। Most of the mainstream English language have historically been set in American and European metropolitan. देखो मैं वापस बार बार जा नहीं रहा हूँ, वहाँ पे बहुत क्लियर है, आप जाके देख सकते हो। और वो ये कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द mainstream English language novels were based in America and Europe, Paris, New York and all that. राइट, मेट्रोपॉलिटन सेंटर अमेरिका का पेरिस, न्यूयॉर्क बताया, इसका पेरिस बताया, तो ये भी दिया हुआ है। दिस इज वीकनिंग बिकॉज वेरी फ्यू बोला है, मैं आपको बोला है मोस्ट, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वीकन। Depiction of Africa in most Indian nation novels is driven by a post-colonial nostalgia for an idyllic past. Absolutely not. This is going to weaken because post-colonial nostalgia नहीं हो रहा है। तो ये ओरिएंटलिस्ट इस तरह से लिख देता अगर लिखता तो इसलिए ये भी गलत है। Correct answer is C. This would not weaken because this is as per the passage. The rest of the things are going opposite to what the passage says, and therefore they would weaken. All right. So ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि आपको, बट मुझे नहीं लगता अगर किसी को ये पैसेज समझ में आ गया कि इसमें क्या मेन 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 आइडियाज हैं, तो कोई भी क्वेश्चन वो गड़बड़ कर सकता है। कोई भी मतलब दो ऑप्शन के बीच में अगर हम देखें, तो आई हैव नॉट बीन काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इट टू टू एंड देन फर्दर रिफाइनिंग इट टू मेक इट वन, ऐसा नहीं कर पाए हम इसमें। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स वर काइंड ऑफ स्टेरिंग एट अस। यस, एंड Sir, I just lost the connection on question number 4. Can you please re-explain? कौन सा वाला? Question fourth. क्वेश्चन 4 में आपको वीकन करना है एक्सेप्ट, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन ओशन नॉवल। तो मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो किस पे थी? वाइट क्रिश्चियन के ऊपर बेस्ड थी, और उसके अंदर अमेरिका और यूरोप की चीजें बताई जाती थी, ठीक है। और इंडियन ओशन नॉवल में ऐसा नहीं था, तो इसको वीकन करना है। तो वीकन करना है मतलब आपको ऐसी चीज वीकन एक्सेप्ट करना है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट लाना है जो कि पैसेज के हिसाब से हो, तीन ऐसे लाने हैं जो कि पैसेज के उल्टे हो। तो वन आपको मिल गया जो कि पैसेज के हिसाब से है कि उसके अंदर क्रिश्चियन वाइट मेल एक्सपीरियंस होता था, और ये जो तीनों हैं ये पैसेज में दिए जो है उससे उल्टे दिए हुए हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट द आंसर्स। ओके, Okay, चलो sir. लेट्स मूव टू। अब देखो इसमें मैंने आपको एक और चीज कैप्चर कर दी है यहाँ पे, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, इसको जाके आप पढ़ सकते हो। यू कैन गो सी, समटाइम्स इट इज गुड टू गो एंड रीड दिस आर्टिकल्स इफ यू हैव नथिंग बेटर टू डू, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये ऐसे लेके आते हैं, ये आर्टिकल पूरा ऐसा था, इसमें से इसने कुछ पार्ट सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया, क्या कोई पैराग्राफ बीच में छोड़ दिया, या कुछ जोड़ तोड़ कर बनाया इसने,
कैसे किया, हाउ डिड ही पुट दिस आरसी पैसेज टुगेदर, थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा, तो यू कैन गो एंड रीड दिस। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पैसेज नाउ। So this talks about determinism and geographic determinism in particular. We talked about this in multiple sessions earlier. Many human phenomena and characteristics such as behavior, belief, economy, genes, incomes, life expectancies, other things are influenced both by geographic factors and non-geographic factors. यार ये किसी ने यार यहाँ पे यार नीला वीला मत करो यार, एक मिनट नजर। ओके, सो both by geographic factors and non-geographic factors. Geographic factors means physical and biological factors tied to geographical location, including climate, distribution of wild plant, animal species, soil, topography. Non-geographic factors include those factors subsumed under some culture, other factors subsumed under some history, decision by individual people. अब ये कह रहा है, देखो बहुत सारे फैक्ट फिनोमेना और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बिहेवियर, आपका बिलीफ, इकोनॉमी, ये सब जो चीजें हैं, ये दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, जोग्राफिक फैक्टर से और नॉन जोग्राफिक, मतलब जहां आप रहते हो, जोग्राफिक मीन जो आपके एरिया है ना, उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोकेशन, क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, एनिमल, सॉइल, इन सबसे आपका बिहेवियर, आपकी इकोनॉमी शेप होती है। नॉन जोग्राफिक फैक्टर मीन कल्चर हो गया, कुछ अदर चीजें हो गई। Difference between current economies of North and South Korea cannot be attributed to the modest environmental differences between them. They are instead entirely due to different government policies. तो अब अगर सपोज करो कि हम नॉर्थ और साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जोग्राफिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक के ऊपर एक ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, मोस्टली एक ही जैसे है, इतना कोई बहुत ज्यादा एनवायरमेंट का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए नॉर्थ और साउथ कोरिया छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो इनमें जो डिफरेंस है, ये कोई एनवायरमेंटल डिफरेंस के कारण नहीं है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण है। एक कंट्री जो है वो टोटली कम्युनिस्ट और क्लोज कंट्री है, अथॉरिटेरियन कंट्री है, दूसरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री। At the opposite extreme, the Inuit and other traditional people living north of Arctic Circle develop warm fur clothes but no agriculture, while equatorial lowland people around the world never developed warm fur clothes but often did develop agriculture. तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया में, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट ऑपोजिट एक्सट्रीम है जो इनुइट और अदर जो नॉर्थ आर्कटिक सर्कल के वहाँ रहते हैं, ठंडी जगह रहते हैं, आइस उसमें रहते हैं, उन्होंने वार्म क्लोथ्स डेवलप किए, और उनके वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है। लेकिन जो इक्वेटर के पास अफ्रीका में लोग रहते हैं या रहते हैं जो, वो लोग वार्म फर को डेवलप नहीं करते, एग्रीकल्चर डेवलप करते। तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर्स डिटर्मिन what kind of economy or what kind of behavior they create. The extension is straightforwardly geographic rather than cultural or historic quirk unrelated to geography. Aboriginal Australia remained the sole continent occupied by only hunter-gatherers and with no indigenous farming or herding. Explanation is biogeographic. Australian continent has no domesticable native animal species and few domesticable native plant species. Instead, the crops and domestic animals that now make Australia a full food and wool exporter are all non-native, mainly Eurasian species such as sheep, white wheat, and grapes brought to Australia by overseas colonists. अब इसका दूसरा एग्जांपल दिया इसने कि जो एबोरिजिन ऑस्ट्रेलिया था, ये जब वहाँ पे कॉलोनाइज नहीं हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, तब ये सिर्फ हंटर गैदरर होते थे वहाँ पे, और कोई फार्मिंग और हर्डिंग नहीं होती थी, ना वहाँ पे कोई प्लांट स्पीशीज होते थे नेटिव, ना कोई एनिमल स्पीशीज होते थे, तो सिर्फ वहाँ पे हंटर गैदरर होते। लेकिन अब वहाँ पे हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया कितना वूल जनरेट करता है और कितना डेयरी प्रोडक्ट्स जनरेट करता है, बहुत सारी चीजें हैं, क्रॉप्स और डोमेस्टिक एनिमल, जो अब ऑस्ट्रेलिया का फूड और वूल एक्सपोर्टर हो गया है, वो सब नॉन नेटिव है, वो सब यूरेशियन स्पीशीज हैं। तो जो कॉलोनाइजर्स थे वो वहाँ पे लेके आए और उन्होंने वहाँ पे उसको ये सब चीजें चालू की। सो जो भी इनकी ज्योग्राफी थी, ऑब्वियसली दैट जो भी ज्योग्राफी, जो भी इनकी इकोनॉमी थी या जो भी इनका बिहेवियर था, दैट वाज प्योरली ज्योग्राफिकल फैक्टर। सो इस पैराग्राफ में इसने बताया दो तरीके से कि एक, कुछ कंट्रीज या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे एरियाज हैं, दो एग्जांपल दिए हैं, इनुइट और आर्कटिक सर्कल के लोगों का, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के लोगों का, जहाँ पे प्योरली जो फैक्टर्स हैं वो ज्योग्राफिक फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया। Today, no scholar would be silly enough to deny that culture, history, and individual choices play a big role in many human phenomena. Scholars don't react to cultural, historical, and individual agent explanation by denouncing cultural determinism, historical determinism, or individual determinism, and then thinking no further. But many scholars do react to any explanation invoking some geographic rule by denouncing geographic determinism. तो ये कह रहा है यार, कोई भी स्कॉलर जो आज है वो कभी भी ये नहीं करेगा कि वो डिनाई करेगी यार कल्चर, हिस्ट्री और इंडिविजुअल चॉइसेस ने कोई रोल नहीं प्ले किया ह्यूमन फिनोमेना में, और वो इनको डिनाउंस भी नहीं करेगा, इनको क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा कि ये देखो कल्चर
कल्चरल डिटर्मिनिज्म है कि एक कल्चर में जैसा था तो वैसा ही सब लोगों में आया। तो उसको वो डिटर्मिनिज्म इज बेसिकली यूज्ड एज अ नेगेटिव टर्म हियर, या हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म है ना। लेकिन अगर कोई हम एक्सप्लेन करते हैं कि यार ज्योग्राफिक रोल है किसी चीज का, किसी बिहेवियर में या किसी चीज में, तो उसको स्कॉलर्स बोलते हैं कि यार ये तो ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म है, ऐसी बातें मत करो, यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म। दैट मीन्स दे लेबल इट एज ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म, बट द अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन चॉइसेस एंड अदर थिंग्स, उसको वो डिटर्मिनिज्म नहीं कहते। तो ये एक तरह का बायस है इनके अंदर, ये बता रहे हैं। Several reasons may underlie this widespread but nonsensical view. One reason is that some geographic explanations advanced a century ago were racist, thereby causing all geographic explanations to become tainted by racist associations in the minds of many scholars other than geographers. But many genetic, historical, psychological, and anthropological explanations advanced a century ago were also racist, yet the validity of newer non-racist genetic etc. explanations is widely accepted today. तो अगेन ही सेज दैट बहुत जो एक सेंचुरी पहले जो जोग्राफिक एक्सप्लेनेशन दिए गए थे तो वो रेसिस्ट हो सकते थे, वो थे रेसिस्ट उस टाइम पे। तो इसीलिए जो सारे जोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस को इन्होंने टेंट कर दिया रेसिस्ट एसोसिएशन, जो जोग्राफर नहीं थे उनके माइंड, उन स्कॉलर्स के माइंड। लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन थे, वो भी रेसिस्ट थे। लेकिन जो आज जो है न्यूअर नॉन रेसिस्ट, ये सब जो जेनेटिक्स है इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जोग्राफिक को अभी भी नहीं करते, उनको अभी भी हम रेसिस्ट मानते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हाई पीपल डोंट और स्कॉलर्स डोंट रेडिली एक्सेप्ट जोग्राफिकल फैक्टर्स का रोल इन डिटरमिनिंग ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो another reason for reflex rejection of geographic explanation is that historians have a tradition and a discipline of stressing the role of contingency, a favorite word among historians based on individual decisions and in chance. Often that view is warranted, but often too that view is unwarranted. Development of warm fur clothes among the Inuit living north of Arctic Circle was not because of one influential Inuit leader persuaded the other Inuit in 1783 to adopt warm fur clothes for no good environmental reason. तो ये कह रहा है कि एक और रीजन है कि ज्योग्राफिक एक्सप्लेनेशन को क्यों रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो ये हिस्टोरियंस हैं ये कंटिजेंसी एक उनका फेवरेट टर्म है, विच मीन्स कि बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल डिसीजन एंड चांस, कि यार ये एक कोई राजा था उसने फरमान दिया कि ऐसा करो तो लोगों ने वैसा करना शुरू कर दिया, और ये चांस की बात है कि ऐसा करना शुरू कर दिया। सपोज करो कि एक सिचुएशन थी किसी जगह पे, एक राजा था, उस राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि यार आज से यहाँ पे कोई भी हंटिंग गैदरिंग नहीं करेगा, कोई भी किसी जानवर को नहीं मारेगा, और आप सिर्फ एग्रीकल्चर करोगे, और उस सोसाइटी ने पूरा एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो ये जो हिस्टोरियंस हैं ये बेसिकली ये इस चीज को बोलते हैं कि ये तो ह्यूमन इंडिविजुअल डिसीजन के कारण हुआ, जबकि हो सकता है कि वहां पे ऐसा नहीं हुआ हो। वहां पे हो सकता है कि जो हंटिंग गैदरिंग हो ही नहीं सकती हो, और एग्रीकल्चर वॉज दी ओनली वे आउट, और काफी अबंडेंस एग्रीकल्चर हो, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो। तो उसको वो डिस्काउंट कर देते हैं और वो इंडिविजुअल डिसीजन और चांस के ऊपर थोप देते हैं कि यार इसके कारण हुआ ये। कई बार तो ये कह रहा है कि वो व्यू वारंटेड है, ठीक है कई जगह ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन कई बार वो नहीं भी हुआ है। और इसका एग्जाम्पल इसने दिया कि ये जो फर क्लोथिंग डेवलप हुई इनुइट में, ये ऐसा नहीं है कि किसी राजा ने एक दिन उठ के खड़े होकर बोल दिया कि यार आज से आप लोग फर क्लोथ्स बनाओगे, ऐसा नहीं है बिना किसी एनवायरमेंटल रीजन के उसने बोल दिया। तो दिस इज नॉट लाइक दैट, राइट। सो हियर इज सेइंग दैट इज अनदर रीजन। सो हियर इन द लास्ट टू पैराग्राफ ही इज ट्राइंग टू गिव reasons why geographical explanations have been rejected by different scholars and historians which are not geographers basically. A third reason is geographic explanations usually depend on detailed technical facts of geography and other fields of scholarship. Most historians and economists don't acquire that detailed knowledge as part of the professional training. और दूसरी बात यह है कि यार ज्योग्राफिक एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपके अंदर वो ज्योग्राफी की समझ भी होनी चाहिए, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट जो है उनके अंदर उस तरह की डिटेल नॉलेज ऐसी होती ही नहीं है एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो दिस बेसिकली पैसेज इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस टॉक्स अबाउट कि जो बिहेवियर, इकोनॉमी और जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं हमारे, इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ऐसी चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन के, ये दो चीजों से दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स से होते हैं। वन इज दी the cultural, historical and other anthropological factors, and the other is the geographical factors. But geographical factors को लोग accept नहीं करते, historians accept नहीं करते because of multiple reasons. Then he has given in examples also about these two factors playing out in different geographies, in different areas. And then toward the end, he's given three different reasons why people reject these geographical explanations. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे ख्याल से पैसेज था, इसमें कोई ऐसी समझने की कोई डिफिकल्ट वो नहीं थी, ना तो कोई इसमें उस तरह की कोई फिलोसफिकल टाइप की बातें की गई थी जो कि हमारे दोस्त लोग बॉक्स में लगा देते हैं, ना कोई पॉलिटिक्स के कोई ऐसे ऑब्सक्योर से कोई पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, और ना ही कोई सोशल जस्टिस और लॉ की बात हो रही है जो कि कोई बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है।
ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक दिस वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज, इंटरेस्टिंग टू रीड. मीन somebody who likes to read would definitely love to read this, and you would know some new things after you read this, कि हाँ ऐसा भी होता है. सेम थिंग was about the first passage. कोई इसमें ऐसा abstract टाइप की कोई भी चीज नहीं थी, right? So just see the difference in the kind of passages that appear in the actual thing and what we have been dished out in our mocks of the other institutes. हाँ बोलो अरमान. सर मैं एक्चुअली वो स्लाइटली कंफ्यूज सेकंड पैराग्राफ के अंदर, मतलब ये जो एग्जांपल दिया हुआ आर्टिक सर्कल का, तो मतलब दे आर सेइंग कि ये तुम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते नहीं, एनवायरमेंटल। ये कर सकते हो, ये इसी को कर सकते हो आप. सी, वो ये कह रहा है कि जो नॉर्थ और साउथ कोरिया है इसके बीच के जो डिफरेंसेस है वो आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते ज्योग्राफी को. ओके, वो पॉलिसीज है डिफरेंट गवर्नमेंट की, तो दो आर दी नॉन ज्योग्राफिक फैक्टर्स. ओके, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. See, the way North and South Korea have shaped up, it's not because of environmental differences. Let's take a simple example of India and Pakistan. अगर हम पाकिस्तान को, चलो हम बाकी के इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कश्मीर रीजन से मत करो, मतलब ईस्ट साउथ से मत करो. अगर आप पंजाब एक हमारा एक लेट्स से एक स्टेट है, राइट, एंड पाकिस्तान एक स्टेट है, दोनों में क्या डिफरेंस है ज्योग्राफिकली, या दोनों में अगर एनवायरमेंटली या क्लाइमेट वाइज वेदर वाइज क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम. But the way Pakistan has turned out and the way India has turned out, why is it? It is because of any geographic factor, or it is because of non-geographic factors? Totally because of non-geographic factors, isn't it? So the point he's saying is North or South Korea में difference is not because of sorry geographic factors, but these at the other extreme. ये जो इनुइट लोग हैं और आर्कटिक सर्कल वाले लोग हैं, इन्होंने फर क्यों डेवलप किया, एग्रीकल्चर क्यों नहीं डेवलप किया? क्योंकि वहां पे कोल्ड कंडीशन थी और वहां पे दे कुड नेवर डेवलप एग्रीकल्चर, दे डेवलप दिस. बट जो अगर इक्वेटर की तरफ देखेंगे तो वहां के लोग क्यों फर डेवलप करेंगे? वहां के लोग तो एग्रीकल्चर करेंगे. फिर उसका दूसरा एग्जाम्पल उसने ऑस्ट्रेलिया दिया है कि वहां पे कोई इंडिजिनस फार्मिंग नहीं थी. वो तो जब ये जो कॉलोनाइजर्स आ गए, इन्होंने जब ये सब शीप व्हीट ग्रेप वगैरह लेके आए, तब जाके वहां पे ये चालू. इसमें पूरे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, the way these factors determine what happens with any particular place, right? ओके सर, गॉट इट। Yes. All of the following can be inferred from the passage except agricultural practices changed drastically in the Austrian continent after it was colonized. बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है. So this is not the answer, isn't it? Individual diktat and contingency were not the causal factors for the use of fur clothing in very old land. बिल्कुल ठीक बात है. ये इंडिविजुअल डिक्टेट थोड़ी बात है, ये तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है. इससे क्या बेटर क्या वो आप लोग मतलब क्लियर कट दिया हुआ है कि दैट व्यू इज अनवारंटेड. द डेवलपमेंट ऑफ फर वार्म फर क्लोथ्स वाज नॉट बिकॉज वन इन्फ्लुएंशियल इन्यूट लीडर परसुएडेड. बहुत क्लियरली दिया हुआ है. While most human phenomena result from culture and individual choice, some have biogeographic origins. This might look टेम्पटिंग कि ये तो दिया हुआ है, ऑथर ने बोला है कि यार कल्चर और इंडिविजुअल चॉइस से होता है और कुछ बायोग्राफिक से जोग्राफिक से होता है, तो इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा. सेवरल एकेडमिक स्टडीज ऑफ ह्यूमन फिनोमेना इन द पास्ट इन्वॉल्व रेसिस्ट इंटरप्रिटेशंस. ये तो कहा है उसने, ये तो कहा ही उसने रेसिस्ट इंटरप्रिटेशन होते हैं. तो करेक्ट आंसर 3 इसमें है. क्यों? व्हाट इज दिस, व्हाट इज वन वर्ड दैट मेक्स दिस रॉन्ग? बताइए. जस्ट वन वर्ड मेक्स इसमें इट. बायोजियोग्राफिक हाँ, बायोजियोग्राफिक नहीं नहीं ओरिजिन नहीं नहीं मेंशन नहीं नहीं, बायोजोग्राफिक इन सबको बायोजोग्राफिक ही बोल सकते हो आप. ये फिजिकल बायोलॉजिकल इसको बायोजोग्राफिक बोल सकते हो आप. दैट इज सर नॉट. मोस्ट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. This is one simple reason why this option is correct in this and it is an accept. Because most लिख दिया उसने. मोस्ट थोड़ी बोल रहा है वो, उसने कहा है कि हाँ कुछ वहां से हुआ है कुछ यहाँ से हुआ है. उसने ये कहीं नहीं बोला कि मोस्ट इससे हुआ है और कुछ इससे हुआ है. सो दिस वन वर्ड मेक्स इट द करेक्ट आंसर. ये अगर पकड़ लिया आपने तो आपने पकड़ लिया ये. All of the following are advanced by the author reasons why non-geographers disregard geographic influences on human phenomena. Except, तो इसमें तो 3 रीजन है कि नॉन जोग्राफर डिसरिगार्ड कर लेते हैं और एक नहीं है, राइट? डिसमिसल ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट इन्वॉल्व जोग्राफिक कॉजेस फॉर ह्यूमन बिहेवियर. डिसमिसल ऑफ एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, ये लग सकता है, रख लेते हैं. बिलीफ इन द सेंट्रल रोल ऑफ ह्यूमंस अनरिलेटेड टू फिजिकल सराउंडिंग्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिनोमेना. ये तो बहुत क्लियरली रीजन बताया हुआ है इसने यहाँ पे. ये यहाँ पे बताया हुआ है कि स्ट्रेसिंग द रोल ऑफ कंटिजेंसी. ये बात, ये स्टेटमेंट से वो चीज बताई गई है. Based on individual decisions and chance. Therefore, this is given here. Okay, this is one of the reasons, it's not the answer. Lingering impressions of past geographic analysis that were politically offensive. ये racism वाली बात है कि जो ये आपने
ये चला कि टेंटेड, ये जो पहले के रेसिस थे, लेकिन अब जो जोग्राफिक एक्सप्लेनेशन हैं उसको भी उन्होंने टेंट कर दिया रेसिस्ट एसोसिएशन। सो दिस इज ऑल्सो गिवन हियर। डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग विच टिपिकली डज नॉट इंक्लूड टेक्निकल नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, ये भी दिया हुआ है इसमें कि ट्रेनिंग के अंदर आपको ज्योग्राफी नहीं ट्रेन किया नॉलेज नहीं दिया, ये भी दिया हुआ है भाई, है ना। तो इसलिए आपके सामने केवल एक ही और एक उत्तर बचा है, एक, बिकॉज दे डोंट डिसमिस द एक्सप्लेनेशन दैट इन्वॉल्व, दे से दैट दिस ज्योग्राफिकल कॉज है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन की तो बात छोड़ दो। राइट, एंड you can arrive at this option in a better way by eliminating all the other options if you were confused initially. So this is correct answer. Okay, हाँ जी अरमान। सर मेरा डाउट एक्चुअली क्वेश्चन 5 रिलेटेड था। हम्म, मेरे को ना एक कंफ्यूजन बस ये हो रही थी फर्स्ट ऑप्शन को लेके कि आई नो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, पर मेरे को ड्रास्टिकली ये वाली चीज पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि हाउ वी कैन से दैट। क्या समझ में आया आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो पैसेज में दिया हुआ है, क्या समझ में आएगा ये बताओ। सर कि बेसिकली पहले उधर सिर्फ हंटर और गैदरर्स एग्जिस्ट हाँ, तो करते थे, एग्रीकल्चर बट होता था क्या? आफ्टर एग्रीकल्चर होता था क्या? नहीं। नहीं। बाद में क्या होने लगा, एग्रीकल्चर होने लगा वहां पे कि नहीं होने लगा? यस, मतलब वही एग्री, रेशियन डोंट डोंट स्पीशीज। क्वालिफाई, नहीं नहीं, डोंट क्वालिफाई, होने लगा कि नहीं होने लगा, हाँ कि ना बताओ। यस सर। तो वुड यू, एक चीज पहले नहीं होती थी अब वो हो रही है, तो वुड यू नॉट कॉल दैट ड्रास्टिक? दैट ऑब्वियसली इट इज ड्रास्टिक यार। ड्रास्टिक और क्या होता है, मतलब एक्सट्रीम। पहले कोई चीज नहीं हो रही है और अब चीज हो रही है, तो इट विल बी कॉल्ड ड्रास्टिक ओनली ना, हाउ एल्स वुड यू डिस्क्राइब इट? देख लो आप, अब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ आपको फिर से, है ना। दे हैड नो डोमेस्टिकेबल नेटिव एनिमल स्पीशीज और फ्यू डोमेस्टिकेबल नेटिव प्लांट स्पीशीज, इंस्टेड क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल नाउ मेक ऑस्ट्रेलिया फूड एंड वूल एक्सपोर्टर। अब इतना हो गया है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ड्रास्टिक ही हुआ ना ये तो। गॉट इट। The examples of Inuit and Aboriginal Australians are offered in the passage to show how environmental factors led to comparatively divergent paths in livelihood. देखो divergent paths वगैरह कुछ नहीं थे उसमें, छोड़ दो। More human resourcefulness across cultures in adaptiveness, adapting to their surroundings, ऐसा भी कुछ नहीं। How physical circumstances can dictate human behavior and cultures. Correct? How physical circumstances between geography can dictate human behavior. तो इसीलिए इन्यूट और एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन का दिया हुआ एग्जाम्पल, डिस्पाइट जोग्राफिकल आइसोलेशन ट्रेडिशनल सोसाइटी में सेल्फ रिलीजन, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है वो। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, आई वुड से नॉट एज डिफिकल्ट बिकॉज यू कैन एलिमिनेट ऑल दीज थ्री। एग्रीड? Author criticizes scholars who are not geographer for all of the following reasons except the rejection of role of biogeographic factors in social and cultural phenomena। बिल्कुल सही है, दे रिजेक्ट कर देते हैं, दे रिजेक्ट द रोल ऑफ biogeographic factors, their outdated interpretations of past cultural and historical। जोग्राफर्स जो नहीं है, मतलब हिस्टोरियंस हैं और स्कॉलर्स हैं, तो दे डोंट हैव आउटडेटेड इंटरप्रिटेशंस ऑफ पास्ट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, दे हैव आउटडेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट जोग्राफिकल फिनोमेना, नॉट cultural and historical phenomena. So therefore this looks to be okay. Their labeling of geographic explanations are deterministic. Yes, they label geographic explanations are deterministic and therefore they dismiss them. The importance they place on the role of individual decisions, ये हमने देख लिया, contingency, individual decisions के ऊपर उनका रोल। correct answer would be, this was a slightly more difficult question I would say compared to seventh। yes, so far so good। एकदम शांति हो गई। How many of you think that you could have done this, you should have done this, and you could have got at least 3 correct here? Hmm? Or you would have left सर this? थ्री, दो दो तो आ जाते, मतलब अगर इसको मैं इसमें मतलब चलो ठीक है, बाकी के करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। ये यहां से आया है यार, डायमंड एक राइटर है, गन जर्म्स एंड स्टील बुक का, और लास्ट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग। हाँ, लास्ट इसलिए मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं थी उसमें भी। आपको अगर अभी भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, देयर वाज वेरी क्लियर। सी, ऑथर क्रिटिसाइजेस स्कॉलर्स हु आर नॉट जोग्राफर्स, मतलब जो हिस्टोरियंस हैं बेसिकली या दूसरी फील्ड के हैं, तो देयर आउटडेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट कल्चर। सी, वो पास्ट कल्चरल और हिस्टोरिकल फिनोमेना को तो लेके ही तो वो अपने
ज्योग्राफी को डिसमिस कर रहे हैं, तो इनसे क्यों क्रिटिसाइज करेगा वो उनके आउटडेटेड इंटरप्रिटेशन से? सी, उसको प्रॉब्लम इनसे है कि वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को डिसमिस कर रहे हैं। ऑथर नेवर सेज कि कोई ह्यूमन या कोई कल्चरल या हिस्टोरिक फिनोमेना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को समरली डिसमिस कर देते हैं, उसको वो लेबल कर देते हैं डिटर्मिनिज्म। दैट इज व्हाट ऑथर टेक्स एन इशू। ओके। अभी क्वेश्चन सडनली आने लगे। एक क्वेश्चन आ गया कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी सिलेक्ट ऑप्शन 2 इन क्वेश्चन 6। ऑप्शन 2 को सिलेक्ट कहाँ किया हमने? हमने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। वाई ज्योग्राफिकल नॉन ज्योग्राफिकल डिसरिगार्ड ज्योग्राफिक इन्फ्लुएंसेस? क्योंकि दे बिलीव इन सेंट्रल रोल ऑफ ह्यूमंस, ये लिखा तो हुआ यहाँ पे। ये यार आप ये नहीं पढ़ा ही नहीं आपने। Another reason for reflex rejection of geographic expression, historians have a tradition of stressing the role of contingency based on individual choice, decisions and choice. That means they focus on individual decision and choice, and that's why they reject. तो इससे तो प्रॉब्लम है ही ना उसको कि बिलीव इन द सेंट्रल रोल ऑफ ह्यूमंस। तो ये तो प्रॉब्लम है ही उसको, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो यार, अभी 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 ना, अभी इसको जो समझ नहीं आया तो दे कैन गो एंड लुक एट द एक्सप्लेनेशन अगेन, बिकॉज आई ट्राई टू गिव इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। लेट्स मूव इन द इंटरेस्ट। एक बार अगर आपको नहीं आएगा तो मैं लास्ट में और फिर से कवर कर दूंगा उसको। लेट्स मूव, लेट्स मूव। ओके, वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, सो लेट्स मूव। और आप लोगों को मैं एक और सजेशन देता हूँ, है ना। देखो, आप लोग का जो इन्वॉल्वमेंट है वो फ्रूटफुल कई बार क्यों नहीं होता? लेट मी टेल यू वेरी वेरी ओपनली। सी, पीपल से मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है। अरे भाई, आप ये नहीं बताओगे क्या डाउट है तो मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगा? है ना। आप सिंपली अगर लिख दोगे कि आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, अरे यार, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बताओ तभी तक की। तब जाके तो मैं उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक करूंगा या रेक्टिफाई करूंगा या चेंज करूंगा। इफ यू डोंट इवन टेल मी एंड यू जस्ट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट दैट मुझे इसमें ये डाउट है, इसमें इसमें इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन में डाउट है। अरे भाई, क्या डाउट है? आप जब तक उसको कपल नहीं करोगे आपके अंडरस्टैंडिंग द पैसेज से और एक्सप्लेन नहीं करोगे मुझे, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपका ये डाउट है, उसको कैसे क्लैरिफाई करूँ? तो ऐसा हाफ बेक्ड डाउट डालने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू बेटर मेक सेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। अदरवाइज वो फिर ऊपर से चले जाएगा। ओके। सो अगर आपको चैट पे भी ठीक है, आपको बोलना नहीं है, आपको चैट पे भी बोलना, तो आप चैट में लिख के बताओ ना मुझे कि यार मुझे इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो गया, पैसेज में तो ऐसा लिखा हुआ है। यू राइट इट आउट एंड सेंड मी। ओके। 50 years after its publication in English and just a year after since Salins himself died, we may ask why did his essay Original Affluent Society have such an impact and how has it fared since? His principal argument was simple but counterintuitive. Before being driven into marginal environments by colonial powers, hunter-gatherers or foragers were not engaged in desperate struggle for meager survival. Quite the contrary, they satisfied their needs with far less work than people in agriculture and industrial society, leaving them more time to use as they wish. Okay, सिंपल बात बोल रहे हैं कि 50 साल हो गए। एक सालिंस करके इंसान है, मार्शल सालिंस, उसकी एक ऐसे आया था ओरिजिनल अफ्लुएंट सोसाइटी। तो अब 50 साल हो गए उस ऐसे को आए हुए, और नाउ दिस फेलो इज इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट। दिस ऑथर इज इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट कि अब उसका क्या इम्पैक्ट है और कैसे वो उसको लोग ले रहे हैं अभी। उसका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव था, कि जो कॉलोनियल पावर आई उसने जो ये लोग थे, जो नेटिव्स थे किसी भी जगह पे, राइट, हंटर गैदरर्स थे, फोरेजर्स थे, इन लोगों को उन्होंने पुश कर दिया मार्जिनल एनवायरनमेंट में, मतलब और जंगलों की तरफ ड्राइव कर दिया, राइट। तो देवर नॉट एंगेज इन डेस्परेट स्ट्रगल फॉर बिगर सर्वाइवल। ऐसा नहीं है कि वो लोग स्ट्रगल करते रहते थे। इनफैक्ट वो काफी कम काम करने से अपनी नीड सेटिस्फाई कर लेते। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आज हम लगे रहते हैं, और हमारे नारायण मूर्ति बोलते हैं कि आप 70 घंटे काम कीजिए, और ईवाई के मेमानी बोलते हैं कि कोई मरता नहीं है काम करने से। वो कह रहा है कि जो ये हंटर गैदर्स उस जमाने के थे, ये बहुत कम काम से सेटिस्फाइड रहते थे, गिविंग देम मोर टाइम टू यूज एज दे विश्ड। हंटर्स इक्विप्ड केप्ट बैंकर्स आवर्स। बैंकर्स आवर्स मतलब बैंकिंग आवर्स आपको पता है क्या होते हैं? 10 बजे बैंक खुलता है, और एसबीआई तो उतना भी नहीं खुलता, और फिर लंच पे चले जाता है 3-3 घंटे के लिए। तो इस तरह की हरकतें करते थे वो लोग। तो दैट मीन्स दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद फार लेस वर्क, refusing to maximize. Many were more concerned with games of chance rather than with chances of game. चांसेस ऑफ गेम क्या होता है? गेम मतलब हंटिंग ना, गेम इज हंट। तो दे वर मोर कंसर्न विद गेम्स ऑफ चांस, मतलब वो गेम्स ऑफ चांस क्या होते हैं? वो बैठ के लूडो खेल रहे हैं, या बैठ के ताश पत्ती, ताश पत्ती तो नहीं होती थी उस जमाने में, कुछ भी चौपड़ वौपड़ खेलते थे।
राइट. सो दे वर मोर कंसर्न्ड विद गेम्स ऑफ चांस, मतलब कि वो खेलने कूदने में अपना टाइम ज्यादा निकालते थे, बजाय इसकी कि चांस ऑफ गेम, कि यार एक 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 चीते को और पकड़ लेते हैं, एक किसी चीते को तो नहीं पकड़ेंगे, किसी और जानवर को, हिरण को और पकड़ लेते हैं, रख लेंगे उसको, फ्रिज तो होते नहीं थे, कहाँ स्टोर करेंगे, तो वो सब मैक्सिमाइज नहीं करते थे, वो अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाने की कोशिश करा करते थे, वो मजे करते थे. दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट हियर. The so-called Neolithic revolution, rather than improving life, imposed a harsher work regime and set in motion the long history of growing inequality. उसके बाद जो न्यूलिथिक मीन न्यू स्टोन एज आई, उसने लाइफ इंप्रूव करने के बजाय वो एक हार्शर वर्क रेजिम सेट इन कर दी, और ग्रोइंग इनइक्वालिटी की तरफ हम चल पड़े. सो दिस पैराग्राफ इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट टॉक्स अबाउट ओरिजिनल अफ्लुएंट सोसाइटी, जहाँ पे बताया गया था कि जो पुराने फोरेजर्स हंटर गैदरर थे बिफोर कॉलोनाइजेशन, they were living a fairly okay life with much less work, and they were more concerned with their relaxed leisure time. उसके बाद जो थी लाइफ बहुत ज्यादा हार्श हो गई. Moreover, foragers had other options. Contemporary Hadza of Tanzania, who had long been surrounded by farmers, knew that they had alternatives and rejected them. ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो एक हटजा थे जो तंजानिया की ट्राइब है, जो कि पहले फार्मर्स, उनके आसपास फार्मर्स होते थे, तो मतलब उनको ऐसा नहीं था कि पता नहीं था कि ये फार्मिंग हो सकती है कि हो सकती है, इग्नोरेंट नहीं थे वो, उन्हें पता था कि ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरफ नहीं गए. मतलब जो आदमी गुड़गांव में रह रहा है और डीएलएफ साइबर सिटी के बगल में से निकल रहा है, देख रहा है कि लोग वहां जा रहे हैं और बड़ी बड़ी कारों में और बड़े बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता मैं खुश हूँ. ऐसा नहीं है कि उसे पता ही नहीं कि हाँ डीएलएफ साइबर सिटी है, या फिर बेंगलोर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, या कहीं पे मुंबई में कोई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, ऐसा 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 नहीं कि उसको पता ही नहीं है, ये सब चीजें पता है उसको. To silence this showed that foragers were simply examples of human diversity or victimhood, but something more profound. They demonstrated that societies make real choices. Culture, a way of living oriented around a distinctive set of values, manifests the fundamental principle of collective self-determination. तो ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक विक्टिम थे किसी अपने सर्कमस्टांसेस के, लेकिन ये बता रहे थे कि सोसाइटीज जो है वो चॉइसेस दे कैन मेक, राइट, और अपने एक डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज के अराउंड हम रह सकते हैं, और कलेक्टिव सेल्फ डिटरमिन कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी. But the point of the essay is not so much the empirical validity of the data. The real interest for most readers, after all, is not in foragers either today or in the Paleolithic, but rather its conceptual challenge to contemporary economic life and bourgeois individualism. The empirical served a philosophical and political project, a thought experiment, and a stimulus to the imagination of possibility. अब इसमें पॉइंट ऑफ दी ऐसे कोई बोलेगा क्या वाकई में ऐसा होता था, एम्पेरिकल वैलिडिटी, कैन यू शो बाय सम एविडेंस और समथिंग, तो बोला ये नहीं है पॉइंट, वो नहीं है. पॉइंट ये है कि कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक लाइफ को चैलेंज दिया जा सकता है, राइट, कंसेप्चुअली आप दे सकते हो चैलेंज. और बूजवा मीन्स जो मिडिल क्लास का इंडिविजुअलिज्म होता है, सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो. तो ये एम्पेरिकल तो चलो ठीक है, जो डेटा डाटा लेके आपने एक फिलोसफिकल और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट फुलफिल कर दिया, लेकिन इसके बाद आपने एक थॉट एक्सपेरिमेंट और स्टिमुलस किया कि ये चीजें हो सकती है. With its titles Not Toward the Affluent Society, economist John Kenneth Galbraith's famously skeptical portrait of America's post-war prosperity and inequality and dripping with new left contempt for consumerism. तो इसका जो टाइटल था ओरिजिनल अफ्लुएंट सोसाइटी का, वो इससे इंस्पायर्ड हो सकता है, या फिर नॉट मींस इसको एक्नॉलेज कर रहा था लोग, कि एक जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ करके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1958 में एक बुक लिखी थी अफ्लुएंट सोसाइटी, और उन्होंने अमेरिका की जो पोस्ट वॉर प्रॉस्पेरिटी, वॉर मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की प्रॉस्पेरिटी आई थी अमेरिका की, उसकी एक स्केप्टिकल पोर्ट्रेट थी कि क्या वाकई में वो प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है उसमें, और न्यू लेफ्ट का जो कंटेम्प्ट था कंज्यूमरिज्म से वो भरी हुई थी उसमें. दैट मीन दे this book had similar kind of ideas is what he's saying. The original affluent society brought this critical perspective to bear on the contemporary world. It did so through the classic anthropological move of showing that radical alternatives to the reader's life really exist. If the capitalist world seeks wealth through ever greater material production to meet infinitely expansive desires, foraging societies follow the Zen road to affluence, not by getting more but by wanting less. If it seems that foragers have been left behind by progress, this is only due to ethnocentric self-congratulation of the West. Rather than accumulate material goods, these societies are guided by other values, leisure, mobility, and above all. तो ये कह रहा है कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड होती है वो मटेरियल प्रोडक्शन सीख करती है, डिजायर्स आपकी बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जो फोरेजिंग सोसाइटीज हैं वो जेन रोड टू अफ्लुएंस. जेन रोड मीन्स नॉट बाय गेटिंग मोर बट बाय वांटिंग लेस. एंड इफ इट सीम्स कि ये फोराइजर्स जो हैं ये पीछे छूट गए हैं, लोग बोलेंगे अरे ये तो पुराने, मतलब ये तो इनकी तो ग्रोथ नहीं हो पाई, प्रोग्रेस नहीं हो पाई, तो ये सिर्फ हमारा एक एथनोसेंट्रिक सेल्फ कंग्रेचुलेटरी एटीट्यूड है. दैट मीन्स वी आर ब्लाइंड बियॉन्ड दिस. rather than accumulate material good, these societies are guided by other values, leisure, mobility, and above all freedom.
एक इंसान है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन, अदर सोशल मीडिया, चेतन सिंह सोलंकी करके, किसी ने नाम सुना उसका? वी हर्ड ऑफ दिस फेलो कॉल्ड चेतन सिंह सोलंकी? एनीवन हु हैज हर्ड, प्लीज रेज द हैंड, come across his posts or anything? No one. Okay, so you don't frequent LinkedIn, it seems, as much as I do maybe. तो चेतन सिंह सोलंकी जो है, एक आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर है। मतलब प्रोफेसर क्या है, उसने सबैटिकल लिया हुआ है और एनवायरमेंटल और इसके लिए एक्टिविज्म, एक्टिविज्म इन द सेंस कि वो धरना वरना देके नहीं बैठता, बट ही tries to kind of tell people that consume less, don't buy things, because we are living in an age where each and every product that you buy leads to environmental disaster. तो ऐसे सब उसके उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, तो काफी फीचर होता रहता है वो, और काफी फॉलोअर्स और आई थॉट आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में। तो ये उसी तरह की बातें कर रहा है। टॉन सॉक्स, हाँ, ऋत्विक ने बिल्कुल सही पहचाना। तो वो उसने एक फटे हुए मोजे में अपनी फोटो खिंचाई थी, हयात रीजेंसी में आया हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस में, और वो भी काफी वायरल हो गई थी उसकी फोटो। तो ही मेड इट अ पॉइंट। अब देखो, अब इसमें भी कोई कह सकता है कि नौटंकी कर रहा है, ये है, वो है, पता नहीं। देखो आजकल जितने मुंह उतनी बातें होती। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस थिंग। सो ही टीचेस दिस ओनली कि आप कंज्यूमरिज्म को कम करो। Viewed in today's context, of course, not every aspect of the essay has aged well. While acknowledging the violence of colonialism, racism, and dispossession, it does not thematize them heavily as we might today. अब इसमें इसने इसके थोड़े से वो निकाले हैं, इसके वीकर पॉइंट्स निकाले हैं कि हर एस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। उसने कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म और डिस्पोजिशन का एक्नॉलेज किया, वायलेंस, लेकिन उसने इतना उसके ऊपर सीरियसली डिस्कस नहीं किया जितने आज हम करते हैं। Rebuking evolutionary anthropologists for treating present day foragers are left behind by progress, it too can succumb to the temptation to use them as proxies for the Paleolithic. तो आप अगर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये कह रहे हो कि आप प्रेजेंट डे फॉरेजर्स को ऐसा बोल रहे हो कि वो पीछे प्रोग्रेस के रह गए, तो आप भी जो पैलियोलिथिक है उनको उनकी जगह पे इनको प्रॉक्सी जैसे यूज कर सकते हो। दैट मीन्स कि वट एवर पर्पज दे फुलफिल फॉर दीज एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो आप भी कर रहे हो उनको फुलफिल अपने 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 पर्पज के लिए। तो दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द issues that the author has in the book. Yet these characteristics do not distract us from appreciating Salin's efforts to show that if we want to conjure new possibilities, we need to learn about actually inhabitable worlds. It's a very interesting passage again, as I keep saying. काफी अच्छा पैसेज था, और इसमें इसने यही बताया कि आप पुरानी जो सोसाइटीज थी वो किस तरीके से, उनके पास चॉइसेस थी, फिर भी वो कम कंज्यूम करके और लेजर और फ्रीडम वाली लाइफ जीना ज्यादा पसंद करते थे। So that's the whole message all about. I don't think there was anything difficult to understand in this passage. अगर हो तो बताइए। We can infer that Salin's main goal in writing his essay was to, Salin ने क्यों लिखा ऐसे? Highlighting the fact that while we started off as a fairly contented egalitarian people, we have progressively degenerated into materialism. देखो ये नहीं बताना चाह रहा है वो कि हम ये हो गया वो हो गया, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक और नैरो व्यू हो जाएगा। और दूसरा, we started off as a fairly contented egalitarian people, ऐसा भी करके उसने कुछ नहीं बोला है। So we can definitely ignore this option. Put forth the view that despite egalitarian origins, economic progress brings greater inequality and social hierarchies. Again, this is not his purpose. Hold a mirror to an acquisitive society. Yes, acquisitive society means जो कि कलेक्ट किए जा रही है एक के बाद एक चीज, with examples of other communities that have chosen successfully to be non-materialistic. Yes, this is very important. He has talked about different Paleolithic societies, Hasda community और ये community जिन्हें कि ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की लाइफ लीड करने की कोशिश की। तो ये एक मिरर दिखा रहा है कि देखो, है ना, इज सजेस्टिंग कि ये सब चीजें आज भी हम अप्लाई कर सकते हैं अपने करंट सिनेरियो में। तो दिस लुक्स ओके। काउंटर काउंटर गेलब्रेथ पेसिमिस्टिक व्यू, काउंटर थोड़ी गेलब्रेथ को तो वो एग्री कर रहा है यहाँ पे विद दिस टाइटल, नॉट टुवर्ड दिस। ही फेमसली स्केप्टिकल ओरिजिनल ब्रॉट दिस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव टू बेयर on the contemporary world. So he's in agreement with Galbraith. Okay, he's definitely not going against Galbraith. So this is wrong. Correct answer is 3. ऑथर ने हजदा कम्युनिटी को क्यों मेंशन किया है? इसलिए किया है ना, ये तो हम प्री थिंक भी कर सकते हैं ये ऑप्शन कि उनके पास चॉइस थी। यहाँ पे जो हजदा कम्युनिटी की बात हुई है, न्यू दे हैड ऑल्टरनेटिव्स एंड रिजेक्टेड देम। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ उनके पास करने को ही नहीं था, उन्हें पता था कि वो जा सकते हैं वहां पे, राइट। तो कोई अगर आप में 100 परसेंटाइलर बन गया और उसे पता है कि वो आया नंबर को जा सकता है, फिर भी वो जाके फार्मिंग कर रहा है कहीं पे,
तो दैट इट्स नॉट एज इफ कि उसके पास ऑप्शन नहीं है. दैट फ्रेजर कम्युनिटीज लाइफस्टाइल डिराइव नॉट फ्रॉम इग्नोरेंस अबाउट ऑल्टरनेटिव्स बट फ्रॉम देयर ओन चॉइस. परफेक्ट, यहीं पे मिल गया हमको. हाउ टू वास्टली डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड वर्किंग वर एबल टू को एग्जिस्ट. देखो ये नहीं बोला है कि उसने, एक ने फार्मिंग करके को एग्जिस्ट कर रहा था, ये तहज्जा वाले जो दूसरा कुछ करके को एग्जिस्ट कर रहे थे एक साथ में, ऐसा कुछ नहीं बताने की कोशिश की उसने. हाउ प्री एग्रेरियन स्टडीज डिड नॉट हैम्पर द इमर्जेंस ऑफ मोर एडवांस्ड एग्रेरियन प्रैक्टिसेस. मोर एडवांस्ड एग्रेरियन प्रैक्टिस, एग्रेरियन मीन एग्रीकल्चर. तो ये थोड़ी बोल रहा है कि हैदरा वालों ने और एडवांस एग्रेरियन प्रैक्टिस कर ली, तो ये तो गलत है बिल्कुल ही. हंटर गैदरर कम्युनिटी सब्सिस्टेंस लेवल टेक्निक्स इक्विप देम टू सर्वाइव वेल इनटू कंटेम्पररी टाइम्स. ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि उनकी टेक्निक इतनी अच्छी थी सर्वाइवल सब्सिस्टेंस की, वो आज तक सर्वाइव कर रहे हैं. तो ए वाज अ वेरी सिंपल आंसर. एग्रीड. The author of the passage criticizes Salin's essay for its. उसकी जो प्रॉब्लम थी क्या थी, यहाँ पे बताई हुई है प्रॉब्लम. दो दो प्रॉब्लम बताई गई है. एक तो ये बताई गई है कि उसमें कुछ चीजों के ऊपर, जैसे ये कॉलोनियलिज्म रेसिज्म के ऊपर इतना डिटेल में बात नहीं की गई. और दूसरी बताई गई कि जो आप एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को डांट रहे हो आप इनके लिए, तो वो आप भी उसी चीज से अफेक्टेड हो सकते हो. आउटडेटेड वैल्यूज रिगार्डिंग प्रेजेंट डे फॉरेजर्स वर्सेस एंशिएंट फॉरेजिंग. आउटडेटेड वैल्यूज, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि आउटडेटेड वैल्यूज. फेलियर टू सप्लीमेंट विद रोबस्ट एम्पेरिकल, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है उसमें. क्रिटिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु डिस्पैरेज द चॉइस ऑफ फॉरेजर्स, अगेन. हाँ, क्रिटिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ठीक है. हु डिस्पैरेज द चॉइस, ये गलत है यहाँ पे, कि जो डिस्पैरेज मींस हु क्रिटिसाइज द चॉइस ऑफ फॉरेजर्स, ये गलत है. cursory treatment of effects of racism and this is a very straightforward answer here. cursory means superficial, not in detail, right? तो आप अगर सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कर रहे हो, दे रहे हो उनको, तो दैट्स द प्रॉब्लम. Author of the passage mentions Galbraith's The Affluent Society to contrast the materialist nature of contemporary growth paths with pacifist content ways of living among the foragers. गैलब्रेथ का काम क्या था? गैलब्रेथ ने कंज्यूमरिज्म के बात की थी कि जो पोस्ट वॉर अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी और कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट फॉर कंज्यूमरिज्म था उसका, मतलब ही हेटेड कंज्यूमरिज्म. तो इसके लिए बताया गया है. तो ये थोड़ी बताया गया कि कॉन्ट्रास्ट द मटीरियलिस्ट नेचर विद पैसिफिस्ट कंटेंट वेज, ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है. डॉक्यूमेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ गैलब्रेथ सिनिकल व्यूज ऑन मॉडर्न कंज्यूमरिज्म. शो हाउ गैलब्रेथ थियरीज रिफ्यूट साइलेंस थीसिस. ये तो हमने पहले ही बता दिया, ये दोनों एक सिंक में है, रिफ्यूट थोड़ी कर रहा है एक दूसरे. शो हाउ साइलेंस व्यूज कॉम्प्लीमेंटेड, यस, गैलब्रेथ क्रिटिसिज्म ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड इनइक्वालिटी ऑफ कंटेंट. बिल्कुल ठीक है. You can very well understand this from what is brought this critical perspective to bear on the contemporary world, right? So this was a, I would say, easier question. Okay, so बताइए doubts. डाउट हो तो ये मत करना कि जो मैंने पहले बोल दिया आपको कि हाँ, इसलिए फिर यू स्टॉप वॉइसिंग योर डाउट्स. मेरा काम है आपको बोलना, आप लोगों का काम है नहीं सुधरना. वो चलता रहेगा, ठीक है, ताकि कंटिन्यू. ओके. So, how was this passage? We would have touched this in the. How many would have touched this, or how many would have left it? कितने लोग इसको टच करते हैं? हाथ खड़े कीजिए. मुश्किल दिख रहा है कि कोई टच नहीं. अभी तक 3 पैसेज निकल चुके हैं. पहला वाले में हमने ओशन वर्ल्ड की बात की थी, इंडियन ओशन. दूसरे वाले में हमने बात की थी डिटर्मिनिज्म की, ज्योग्राफिक फैक्टर्स की. और तीसरे वाले में हमने बात की है अभी ओरिजिनल अफ्लुएंट सोसाइटी. एंड आई थिंक ऑल 3 इंटरेस्टिंग, एक्सीलेंट पैसेजेस. वन वुड बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कि इसमें से किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं. लेकिन अब उसके बाद जो पैसेज आएगा तो वो तो और भी आसान है. ये वाला तो एक बहुत से आसान पैसेज है. तो ये वाली जो थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, पब्लिक बुक्स, मार्शल सैलिन्स ओरिजिनल अफ्लुएंट सोसाइटी एट 50. तो डेफिनेटली यू कैन रीड दिस टू गेट मोर आउट ऑफ दिस. Let's look at this. This very easy passage. Residents of Lozier, Hilly department in southern France, recite complaints from near to many rural corners of Europe. Remote hamlets and villages with names such as Le Becon and Le Becon-Vaux, mayors grumble about a lack of local school नहीं है वहाँ पे, jobs नहीं है, phone नहीं है, internet connection नहीं है वहाँ पे. Farmers of grazing animals add another concern, return of wolves. तो यहाँ पे return of wolves आ गए हैं.
eradicated from France last century, predators are gradually creeping back to more forests and hillsides. Wolf must be taken in hand, said an aspiring parliamentarian. Francis was impressed by voters in an election campaign early this summer. तो ये वोट मांगने गया तो लोगों ने कहा भैया वुल्फों को पकड़ो, तो उसने कहा ठीक है. Yes. Tourists enjoy visiting a wolf park in Luzerne, but farmers fret over their livestock and their livelihood. अब एक वुल्फ पार्क भी बन गया वहां पे, तो टूरिस्ट को तो बहुत मजा आता है वहां पे, लेकिन फार्मर जो है वो चिंता में है कि उनका लाइफ स्टॉक मीन्स उनके जो गाय बैल तो नहीं, उनके जो भेड़ बकरी गाय बैल जो भी होंगे वो खा जाते हैं वुल्फ्स, राइट, और उनकी लाइवलीहुड जो है वो खत्म हो गई. सो दिस पैराग्राफ इज जस्ट अबाउट हाउ wolves have returned to a certain part of France, and that that particular place was already uh, fraught with a lot of other issues like lack of social schools and all that. और उस पर अब एक और मुसीबत आ गई है. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये है कि टूरिस्ट जो है उन्हें मजा आता है वुल्फ पार्क में. जैसे हमारे यहाँ पे सफारी लेके कराई जाती है जिम कॉर्बेट में और अलग जगह, जैसे वहाँ पे टूरिस्ट में वुल्फ पार्क में जाके मजे करते हैं. लेकिन फार्मर्स बहुत दुखी हैं. As early as 9th century, Royal Office of Lupari wolf catcher was created in France to tackle predators. These official hunters and others completed the job in 1930. Last wolf disappeared. तो ये कब से चला रहा है? 9th सेंचुरी से. 1930 में जाके इनका काम खत्म हुआ. 1000 साल चल गया. लास्ट वुल्फ डिसअपियर हो गया इंग्लैंड. Active hunting and improved technology such as rifles in the 19th century plus the use of poison such as strychnine later on caused the population collapse. But in the early 1990 the animals reappeared. तो ये चले गए थे फिर वापस आ गए. Golmaal returns. They crossed the Alps from Italy, upsetting sheep farmers on the French side of the border. Wolves have since spread to areas such as Lozère, delighting environmentalists who see the predators posing the sign of vital ecological health. Environmentalists खुश हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि देखिए वापस से इकोलॉजी की हेल्थ सुधर रही है, वुल्फ वापस आ रहे हैं. Farmers who say wolves have caused the deaths of thousands of sheep and other grazing animals are less cheerful. Farmers दुखी हैं, obviously. They grumble that green activists and politically correct urban types have allowed the return of invisible element. और वो ब्लेम कर रहे हैं इकोलॉजिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को कि देखिए इन्होंने हमारे पुराने दुश्मन को वापस से ले आए हैं, राइट. So this gives you a history of how they were eradicated and when they disappeared from the eradicated means they disappeared from the mainland, and then how they have now come back, and this has brought a sense of cheer in environmentalists, but the farmers are very unhappy. Various factors explain the changes over the past few decades. Rural depopulation is part of the story. Lozère, for example, farming and once flourishing mining industry supported population of 140,000 residents in the mid-19th century. Today, the department has fewer than 80,000 people, many in its towns. As humans withdrew, forests are expanded. अब ये रीजंस बताया कि पास्ट फ्यू डेकेड्स में कैसे वापस आ रहे हैं. तो रूरल डीपॉपुलेशन हो रहा है वहाँ पे. रूरल लोग मूव हो रहे हैं, पॉपुलेशन टाउन रूरल से टाउन में. तो लोजेयर में माइनिंग इंडस्ट्री थी, फार्मिंग थी, 1,40,000 लोग रहते थे एक जमाने में, लेकिन अब 80,000 रह गए और मोस्टली उसमें भी टाउन में रहते हैं. तो फॉरेस्ट भी एक्सपैंड कर रहे हैं. फ्रांस बिटवीन 1990 and 2015 फॉरेस्ट कवर इंक्रीज on average of 102,000 hectares every year. But more fields are given over to trees. Now nearly 1/3 of mainland France is covered by woodland of some sort. Declining of hunting as a sport also means more forests fall quiet. In the mid to late 20th century, over 2 million hunters regularly spent winter weekends tramping in woodland, seeking boars, birds, and other prey. Today, the federation, the national body, claims 1.1 billion. तो बड़े सारे रीजन बताए गए हैं. एक तो डीपॉपुलेशन रूरल की हुई है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो गया है, 1/3 ऑफ फ्रांस कवर हो गया फॉरेस्ट में, वुडलैंड में. हंटिंग कम हो गई है. पहले 2 मिलियन हंटर हुआ करते थे लाइसेंस, अब इनके पास 1.1 वाले ही रह गए हैं. दो द नंबर ऑफ एक्टिव हंटर्स और भी कम है. मोस्ट प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑफ, एक और रीजन है कि इसको मोस्ट प्रोटेक्टेड स्टेटस दे दिया गया है वुल्फ को, और हंटिंग इनको फॉरबिड कर दी गई. अदर देन व्हेन ओकेशनल कल्स आर सैंक्शन. कल मतलब क्या होता है कि आपने एक पॉपुलेशन को मार दिया बिकॉज उसमें कोई बीमारी आ गई है, दैट इज कॉल्ड कलिंग. Plus, the efforts of NGOs to track and count the animals also contribute to the recovery of wolf populations. So this third paragraph tells us why the wolves are back, and multiple reasons have been given. As the lupine population of Europe spread westwards with occasional report of wolves seen closer to urban areas, expect to hear more of clashes between farmers and those who celebrate the predators' return. Farmers' losses are real, but not the only economic story. Tourist venues such as parks where wolves are kept and animals studies discussed also include income. तो अब ये एंड कर रहा है बोल के कि देखिए क्लैशेस बढ़ेंगे क्योंकि वुल्व्स जो है धीरे धीरे और आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं अर्बन एरियाज के. कुछ लोग उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं,
फार्मर के लॉस रियल है, लेकिन साथ में एक दूसरी भी स्टोरी है, इकोनॉमिक स्टोरी की। टूरिस्ट वेन्यूज पार्क्स जो हैं वो काफी फल फूल रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है, जॉब जनरेट हो रही है। So while on one hand it is problematic to the economy of that particular area, on the other hand it is supporting also. So it's like uh, it's got both pros and cons. Right. So this passage was very straightforward about talking about how wolves who had once disappeared, have come back. What are the factors leading to that, and also what are the impacts on the local population and the local economy. Simple straightforward. ये पैसे तो करना ही करना चाहिए, ये छोड़ने का सवाल ही नहीं। इसके क्वेश्चन देखते हैं, कोई सी चीज है जो समझ नहीं आई इसमें से किसी को। ओके, द inhabitants of Lozier have to grapple with all of the following except। देखो इससे सवाल सिंपल, आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता इस पूरे पेपर के अंदर अभी तक। पुअर रूरल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे दिया हुआ है, फोन और इंटरनेट कनेक्शंस, राइट, दिस इज गिवन। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, लैक ऑफ लोकल स्कूल्स, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ हंटिंग लाइसेंस, लाइफ स्टॉक लॉसेस। दो में कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, लाइफ स्टॉक लॉसेस तो हो ही रहे ना, फार्मर्स फ्रेट ओवर देयर लाइफ स्टॉक, लेकिन हंटिंग लाइसेंसेस अभी यहाँ पे तो बात ही नहीं हुई। हंटिंग हंटिंग लाइसेंसेस का बात जरूर हुई है, लेकिन वो लुपारी, सॉरी, हंटिंग लाइसेंसेस की बात बाद में हुई है, मिड टू लेट 2 मिलियन। और ये जो है इसके लिए इनहेबिटेंट्स ऑफ लुजियर डोंट हैव टू ग्रैपल विद दिस हंटिंग लाइसेंसेस का डिक्लाइन, राइट। हाँ जी बोलिए जयंत। सर इसमें बल्कि इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो हंटिंग लाइसेंसेस है वो 1.1 है, लेकिन जो एक्टिव हंटर्स है उनकी क्वांटिटी, उनकी जो तादाद है वो कम हुई पड़ी है। तो एक्टिव हंटर्स की बात हुई हुई है, लाइसेंसेस की भी बात नहीं हुई हुई थी उस नहीं नहीं, पॉइंट पे। लाइसेंस की बात भी हुई है यार, ये देखो आप, in mid late train over 2 million hunters regularly spent. Today it keeps 1.1 million hold hunting license, though the number of is probably lower. लेकिन ये पूरे फ्रांस के ऊपर है कि ये बेसिकली जो है ये पूरे फ्रांस की बात हो रही है, यहाँ पे लोजेयर की बात नहीं हो रही है। आप ये देखिए, इन फ्रांस between 1990 and 2015 forest cover increased. Nearly one third of mainland France is covered by woodland. The decline of hunting as a sport also means more forests fall quiet. In the mid to late 19th century, 20th century, over 2 million hunters regularly spent woodland weekends tramping in woodland. Today, the Federation Nationale de Chasse, जो भी है ये, this is a national body. It claims that ये तो hunting licenses की जो problem है वो लोजेयर की थोड़ी है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, inhabitants of Lozère have to grapple with all of the following problems. They don't have to face problem of decline in number. This is not a problem that these guys are facing. प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास इनकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और इनके लाइफ स्टॉक लॉसेज होते हैं, ये थोड़ी इनकी प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए 3 was the right answer. Which of the following has not contributed to the growing wolf population? The granting of a protected status of wolves, ये तो है बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है कि wolf को आपने प्रोटेक्टेड स्टेटस दे दिया है, राइट। कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, जल्दी बताओ। ये रूरल पॉपुलेशन फ्रांस, ये रहा लास्ट में, द मोस्टली प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑफ वुल्फ इन यूरोप, ये रीजन दिया हुआ है, नॉट द आंसर। शटिंग डाउन ऑफ रॉयल ऑफिस ऑफ लुपारी, इसके कारण ये लुपारी का ऑफिस तो ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं यार। लुपारी जो थी रॉयल ऑफिस, ये तो बहुत पहले 9th सेंचुरी में बना था, तो इसके कारण थोड़ी है। इंक्रीज इन वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट कवर, यस, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, वुडलैंड्स और फॉरेस्ट कवर बढ़ गए हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड, राइट। डिक्लाइन इन रूरल पॉपुलेशन, ये भी पता है, रूरल डीपॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो दिस आल्सो इज गिवन। शटिंग डाउन ऑफ रॉयल ऑफिस, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं बताया कि ये, दिस वाज जस्ट अ फैक्ट दैट वाज शोन, दिस वाज नॉट लिंक्ड टू दिस। ये ये देखो, पहली बात ये है कि हमें इसका आंसर यहाँ से मिलेगा, उसका आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा। ये रुपारी की जो बात है, रुपारी की ये तो ऊपर बात है, तो थोड़ी, राइट। किसी को डाउट है? The author presents a possible economic solution to an existing issue facing laws here that takes into account the divergent and competing interest. Divergent and competing interest किस किस के हैं? सिंपल है, तो फार्मर्स और एनवायरमेंटलिस्ट के हैं, और किसके हैं?
टूरिस्ट कहाँ एनवायरमेंटलिस्ट से झगड़ रहे हैं? टूरिस्ट और एनवायरमेंटली दोनों तो खुश हो रहे हैं दोनों, कि वुल्फ आ गए, वुल्फ आ गए। ये तो दोनों खुश हो रहे हैं, ये पार्क में देख के खुश है और ये उनका रिवाइवल देख के खुश है, तो दे आर नॉट कम्पीटिंग एंड डाइवर्जेंट। एनवायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिशियन की तो कोई बात ही नहीं हुई है इस पैसेज में। पॉलिटिशियंस और फार्मर्स भी कोई लॉगर राइट्स पे नहीं है। पॉलिटिशियन भी कह रहा है कि यार हाँ हाँ ये है वो, इनको करो। ये कह रहा है ना कि द वुल्फ मस्ट बी टेकन इन हैंड, सर्टेन एस्पायरिंग पार्लियामेंटेरियन। तो ये भी कह रहा है कि नहीं, वुल्फ को पकड़ो। तो ये भी कोई अलग अलग उस पर नहीं है लेवल पे, ये दोनों अलग अलग लेवल पे है। ये कह रहा है कि वुल्फ को कम करो, ये कह रहा है भाई खुश हो गए, वुल्फ आ गए। राइट। Which of the following statement, if true, would weaken the author's claims? Wolf attacks on tourists in Lozère are on rise. ओहो, टूरिस्ट तो बहुत खुश हो रहे थे यार, जा रहे थे पार्कों में। अब और इकोनॉमी को भी ऐड हो रहा था वो, है ना, यहाँ पे बताया ना कि इकोनॉमी भी को भी ऐड कर रहा है वो। तो जॉब्स भी जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे, जनरेट इनकम एंड जॉब्स। तो अब अगर वहाँ वुल्फ ही अटैक करने लगेगा तो फिर क्या करोगे आप? तो देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वीकन द ऑथर्स क्लेम दैट दिस कैन नॉट बी अलाउड, दिस शुड बी। तो इसको रख सकते हैं। Having migrated out, wolves are now returning, तो ये तो स्ट्रेंथन, वही तो कह रहा है। ओल्ड माइनिंग साइट्स आर बीइंग यूज्ड एज ग्रेजिंग पास्चर्स, वो भी यही कह रहा है कि जो माइनिंग साइट्स थी वो खत्म हो गई हैं वहां पे। अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स रेजिडेंट, यस, ये भी कह रहा है कि इनका जॉब नहीं है। तो आंसर वन। राइट। सो दिस वाज वन पर्टिकुलर cat, I would say, slot where all four passages look to be quite okay. First, up to this, I mean, समझने में देखेंगे तो ये, I don't know. I find it hard to think कि any one of the passage pose any kind of challenges that uh, maybe we've been used to seeing in some kind of stupid mocks. बताइए, let me hear your views. Anyone? हाँ सर, मतलब इजी हाँ, था ये पढ़ने में समझ में भी आ रहा था मैसेज। समझ में आ रहा था ना? हाँ, एंड सर पढ़ रहे थे। बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से इसको समराइज भी किया हुआ था। एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में कैसे जा रहे हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड था आपस में। बट ये इंटरकनेक्ट। मॉक्स में नहीं होते। हाँ, बट ये हाँ, मॉक्स में नहीं होते। ये मॉक्स में नहीं होते ये, मतलब हाँ मेरी वाली जी। नहीं, दूसरी वाली में। हाँ हाँ, वही एम कैट एंड सी कैट ऑल। I would not lose any opportunity to promote my mocks. सर। Okay. सो सी, ये मैंने एक सेशन भी पहले किया था जिसमें आई टॉक्ड अबाउट द आरसी कैट पैसेजेस रियलिटी, वेयर इन आई एग्जैक्टली मेंशन द सेम थिंग्स, दैट द पैसेज शुड बी इंटरेस्टिंग टू रीड, दे शुड टेल यू समथिंग, यू शुड बी इन सिंक विद देम। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ, नाउ समबडी माइट से कि देखो एक दो वर्ड इसमें वोकैबुलरी डिफिकल्ट, देखो वोकैबुलरी वगैरह तो है चैलेंजिंग हो सकती है अगर किसी को, जैसे फर्स्ट वाले में नित्यानंद आस की राइफ का मतलब नहीं पता आपको, तो फिर थोड़ी चैलेंज हो सकते हैं, बट कई बार कॉन्टेक्स्ट से भी समझ में आ सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन उस टाइम पे यूज करो। तो ठीक है, आपको मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप चारों में से चार करके 16 में से 16 राइट करो। आप अगर इसमें से तीन पैसेज चूज करके उसमें 10 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो आपका काफी अच्छा काम हो गया है। दिस पैसेज वाज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिस्ट आर्टिकल ऑफ 2017। ठीक है, चाहो तो आप जाके पढ़ सकते हो, अगर वो नहीं मिले तो archive.fo पे चले जाना। देखो, एक मैंने आपको टेक्निक बता चुका हूँ काफी पहले कि ये इकोनॉमिस्ट वगैरह के आर्टिकल अगर आपको पे वॉल हिट कर जाओ तो एक archive.fo करके है साइट। ठीक है, आप इसको लिंक को कॉपी करो, वहां पे पेस्ट करो और आपको वो आर्काइव जनरेट करके दे देगा। तो आई डू द सेम थिंग, आप भी कर सकते हो। ऑलराइट। यस सरिनी। सर व्हाट ऑर्डर वुड यू हैव गॉन फॉर आरसीज में, या सजेस्ट आप करते कुछ तो। आई वुड हैव स्टार्टेड विद 4, देन आई वुड हैव गॉन टू इंडियन ओशन वर्ल्ड्स, बिकॉज आई एम क्वाइट फेमिलियर थोड़ा बहुत विद दिस अमिताभ घोष की, मैंने बुक भी पढ़ी हुई है एक दो। तो ये मैं सेकंड कर लेता। देन आई वुड हैव गॉन टू द थर्ड वन, geographic determinism, and perhaps I would have gone to this original affluent in the end. But again, original affluent also turns out to be very straightforward. So maybe I would have gone like this, right? I would have taken the wolf wala first, and then Indian Ocean world, then determinism, and then this. ओके सर। What about you? सर 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 आई एक सेकंड नित्यानंद, just let her finish. Yeah. आई डिड जोग्राफिक डिटर्मिनिज्म वाला पहले, देन जो लास्ट वाला था Hmm. लॉजियर वाला, Hmm. Hmm. देन आई गॉट कंफ्यूज कि वो एफ्लुएंट वाला करना है या फिर Hmm. फर्स्ट वाला करना है। Right. बट देन आई चोज फर्स्ट व्हेन आई लेफ्ट द
So you एफ्लुएंट वाला। left. So you were not able to हाँ finish the entire this thing. हाँ, इट वाज नॉट, थोड़ा ऐसे फेमिलियर, तो आई थॉट कि रिस्क लेने से अच्छा है छोड़ दूँ। अभी देखो, अभी some things will emerge after we discuss VA. Okay, some final points will also emerge wherein I will ask you whether you agree with what my point of view is. It would have been better off to do 4 RCs and leave some VA questions because particularly some VA questions post challenges here in this. I'll show you why. Yes, Jayant. हाँ, एक मिनट, नित्यानंद को बोल से सही करती पहले सर सर हम्म। ये सर हर स्लॉट में सर सब यही रहेगा कि 2 RC कम से कम ऐसा होगा कि जो डुएबल हो, इजी टू रीड, इवन इजी टू आंसर भी हो। हाँ, दो तो होते ही है, मैं तो कहता ही हूँ हर बार, दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। मैंने कोई भी अभी तक एक भी ऐसा स्लॉट नहीं देखा है जिसमें कि दो आपको अच्छे डुएबल ना, बल्कि ये तो मतलब खैर एक्सेप्शन था कि जिसमें चारों ही ऐसे थे। इनफैक्ट कैट 23 के मुझे सारे ही ऐसे लग रहे हैं जो कि देखने करने वाले हैं। 22 तक जो थे वो उसमें एक एक वो थोड़ी ज्यादा मुश्किल देते थे। जैसे अगर हम 22 की बात करें तो उसमें फर्स्ट वाले में एक क्रिटिकल थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी था, दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। फिर स्लॉट 2 की बात करें तो उसमें एक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर था, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता था, एब्स्ट्रैक्ट था। और तीसरे में देखें तो नेशनलिज्म के ऊपर था, इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, तो वो थोड़ा सा हो सकता था। तो अगर हम देखेंगे 22 और 21 के उसमें तो एक एक पैसेज वो देते थे जिसमें कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और ऐसे हैं, लेकिन इसमें जैसे नहीं दिया उन्हें पिछली बार। अब आई एम नॉट सेइंग कि इस बार देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन दो या तीन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वैसे करने लायक। यू कैन रेस्ट अश्योर। यस जयंत। है मेरा वही, आप बताते ना आरसी का। मेरे को एक तो मैं फोर्थ वाला मैंने सबसे पहले किया था, फिर मैंने वो वाला इंडियन ओशन वाला किया था मैंने। हम्म, देन मैंने थोड़े क्वेश्चंस वीए के करे थे एंड आई वाज लाइक कि यार पैरा जंपर्स मैंने उस टाइम पे स्किप कर दिए थे। बहुत अच्छा किया। और मतलब उस मेरा उतना वो कनेक्ट नहीं कर रहा था एक दो में मैं, और मैंने वो दोनों करे थे, पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन, क्योंकि उन पे मेरे को लग रहा था मैं क्लियर आउट कर दूंगा। एंड देन मैंने उस वाले आरसी पे अटैक किया था, वो मार्शल शालीन वाले पे। हम्म। हम्म। क्योंकि जो उससे पहले डिटर्मिनिज्म वाला था वो मैंने थोड़ा रीड आउट करना शुरू किया, लेकिन वो मुझे उतना ठीक है, हिट कोई नहीं बात कर रहा नहीं। था, तो मैंने कोई बात नहीं। टोटली फाइन। ओरिजिनल फ्लूइड वाला भी आसान ही था वैसे तो, टर्न आउट टू बी इजी। वो अभी जैसे आपने समझाया तो वो काफी समझ में आया कि हाँ, आई वाज लैकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बिल्कुल। तो लेट्स नाउ लुक एट ये। अब इसमें देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसमें दोनों जो कंपटीशन थे ये इजी थे। इसमें एक क्लू है ना, दिस फिलोसॉफिकल कट at one's course beliefs values. So this itself tells you that there could be something here. Way of life is difficult enough. बहुत क्लियर क्लू है ये। अगर हम कहते हैं कि दिस वॉज डिफिकल्ट इनफ, पहले तो ये मुश्किल था, ऊपर से मतलब इसके बाद जो सेंटेंस आएगा ना, दैट विल टेल यू समथिंग अबाउट कि व्हाट वाज इवन वर्स देन दिस। एज इफ दिस वाज नॉट डिफिकल्ट इनफ, व्हाट केम वाज इवन वर्स। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो मोस्ट श्योरली उसके बाद में वर्स आना ही आना है, राइट। और यहाँ पे ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें उसके बाद में ब्लैंक है, जिसमें उसके बाद वर्स हो, वो ये वाला, व्हाट्स वर्स। सो बहुत ही आसानी से जाके यहाँ पे बैठ, मतलब दिस वॉज अ वेरी इजी पैरा समरी आई वुड से। अगर हम फिलोसफिकल कट की बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है, व्हेन बिलीव्स प्रीवियसली हेल्ड ट्रूथ्स आर रेंडर्ड इम्प्लॉजिबल, न्यू बिलीव्स वैल्यूज एंड वेज ऑफ लिविंग में बी रिक्वायर्ड। तो ये जो पुराने बिलीफ और आपके जो ये थे जिसको आप ट्रूथ समझते थे, वो अगर इम्प्लॉजिबल हो गए हैं, अनबिलीवेबल हो गए हैं, तो दिस इज अ फिलोसफिकल कट एट वंस कोर बिलीफ्स। तो यही एक मुश्किल नहीं है, दिस वाज डिफिकल्ट इनफ, लेकिन और वर्स हो गया है कि फिलोसोफर जो है वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं टू रिमेन अनसिक्योर्ड अंटिल सच टाइम एज डिफेंसिबल न्यू आंसर इज रिवील्ड। सो दिस वाज अ क्लियर 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 क्लू एंड देयरफॉर और कहीं आ ही नहीं सकता है। और आपको इसमें ज्यादा पढ़ के देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो दिस शुड हैव बीन 100% डन दिस क्वेश्चन। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको कंप्लीशन और समरी, अभी दूसरा कंप्लीशन देखते हैं। देखो, अब ये वाला इससे थोड़ा सा स्टैड मुश्किल था। अगर मैं इसको इजी कहूंगा तो इसको मैं मॉडरेट कहूंगा, आई विल नॉट कॉल इट डिफिकल्ट। ओके, आई टेल यू व्हाई। द डिस्कवरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन, सबसे पहले तो डिस्कवरी को होनी चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सिमिलैरिटी बिटवीन द पैलियोलिथिक पीपल्स ऑफ चाइना, जापान एंड अमेरिका, मतलब तीनों चीजों के। तो researchers also uncovered an unexpected genetic link between Native Americans and Japanese people. Now, can it come here? No, it cannot come here because there is no mention of China in this. ना यहाँ पे अमेरिका की बात हुई है, जापान की बात हुई है,
but there is absolutely no mention here of anything pertaining to China, and therefore this won't fit in here, right? During the deglaciation period, another group branched out from northern coastal China and traveled to Japan. ओके, वेरी गुड। अब आया जापान कोस्टल की एक और ग्रुप निकला नॉर्थर्न कोस्टल चाइना से, वो भी जापान आ गया। तो अब तीनों की बात हो चुकी है, लेकिन क्या ये 2 में आएगा? ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्कवरी नहीं है। अभी अभी कोई डिस्कवरी थोड़ी हुई है। अभी तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द डीग्लेशिएशन पीरियड अनदर ग्रुप ब्रांच्ड आउट फ्रॉम नॉर्दर्न। दिस इज नॉट अ डिस्कवरी, इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ some evidence or fact. That's it. We were surprised to find this ancestral source also contributed to Japanese gene pool, especially the indigenous Inus, says Lee. तो ये जो एंसेस्ट्रल सोर्स है जो चाइना से निकल के आया और जापान में आया, इसने भी ऐड किया जापानीज जीन पूल को। अब ये आ सकता है। द डिस्कवरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन द आर्कियोलॉजिकल सिमिलैरिटी बिटवीन द पैलियोलिथिक पीपल्स ऑफ चाइना, क्योंकि ये दे लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पे दे, अगर आप 3 में नहीं भरोगे इसको, तो फिर ये दे किसके लिए? दे शेयर्ड सिमिलैरिटी, क्या इस सेंटेंस में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है? देयर इज नो रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर दे हियर इन द, देयरफॉर दिस 3 में ही आके इसको बैठना पड़ेगा कि जो पैलियोलिथिक पीपल्स हैं चाइना, जापान और अमेरिका के, दे शेयर्ड सिमिलैरिटीज इन हाउ दे क्राफ्टेड स्टेम्ड प्रोजेक्टाइल पॉइंट फ्रॉम फॉर एरो हेड्स इन स्पीयर्स। ये सिमिलैरिटीज है इनके अंदर कि कैसे इन्होंने सीन किए, right? Therefore, this would very well come and fit in 3B. So this also should have been done. और ये उससे थोड़ा सा slightly difficulty level ज्यादा था, but we can catch this. We can catch this, right? Now comes the trouble. Now comes the trouble in the form of ठीक है, this was difficult. I would not call it very difficult. Difficult in the sense ठीक है। देखो एक बात मैं जो एक जनरल मेरी अभी irrespective of what we discuss in the next 2 or 4 questions with these 2 para or 1 out in 2 para general, I have always found POO here to be quite tricky in CAT, quite tricky। और वो क्यों होता है वो भी मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। थोड़ा सा गेम खेलते हैं ये लोग। Now whether it is logical or not, I'm not giving my verdict on it. It is illogical also at times, बट थोड़ा ये ट्रिकी होता है। तो मेरा यही व्यू रहता है कि इनको आप एंड में ही करो तो बेटर है। मतलब जब लास्ट में अगर आपके पास में टाइम बच जाए 2 मिनट 3 मिनट, आप उस पर चले जाओ और जो भी आपको दिख रहा है उसको मार्क करो। अगर आपने शुरू में इसमें टाइम लगा दिया और फंस गए इसमें, तो आप शुरू के 5 7 8 मिनट क्योंकि एक आरसी में डाल सकते हो, वो आपकी गंवा दोगे आप। जैसे ये वाला देखते हैं, ये वाला ठीक है, फिर भी इन इंग्लिश देयर इज नो सिस्टमैटिक रूल फॉर नेमिंग ऑफ नंबर आफ्टर 10 वी हैव 11 and 12, then the teens, ठीक है, 13 14। फिर उसके बाद में इफ यू डिडंट नो द वर्ड, नहीं, इवन मोर कंफ्यूजिंगली some English words invert the number they refer to the 4 14, put the 4 first even though it appeared last. If you didn't know the word for 11, ठीक है, ये तो आएगा, ये you would be unable to guess, you might come up with something like 1 team. For multiples of 10, English speakers switch to a different pattern, 20 40 30 and so on. अब ये कोई स्टेटमेंट जो है, ये टॉक्स अबाउट इट टेक्स चिल्ड्रन टू, इट कैन टेक चिल्ड्रन टू a while to learn all these words, understand that 14 is different from 14. So why this is not a part of this paragraph is because it talks about a very specific case of 14 being different from 40, right? Whereas this whole paragraph talks about how there is no naming of rule of numbers. Now, not a very logical. इसको अगर हम ओरिजिनल देखें, हम मैंने इसका ओरिजिनल आर्टिकल निकाला, इसको आप जाके पढ़ सकते हो, इसकी भी लिंक मैं छोड़ दूंगा आपके पास में। तो यहाँ से आया ये, इसको अगर हम देखें कि in English there is no systematic rule for naming a number. After 10 we have 11 and 12 in the tens, 13 14. If you didn't know the word for 11, you would be unable to just guess it. You might come up with something like 1 team. Even more confusingly, some English words invert the numbers they refer to. Word 14 put the 4 first, even though it appeared blank. For multiples of 10, English speakers switch to a different pattern. अब ये लास्ट में है ये वाला सेंटेंस, इट कैन टेक चिल्ड्रन अ व्हाइल टू लर्न ऑल दिस वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड। नाउ एक तो ये पैरा ही चेंज हो गया है यहाँ पे, अब देखो, और ये वाला एंड में, तो ये कंफ्यूज करना इसमें होना बहुत ही लॉजिकल है। तब कि ये जो पर्टिकुलर राइटर है उसने एक पर्टिकुलर अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, इफ यू आस्क मी, नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन,
When somebody has created an article like this, whatever his thought process was, and you have picked up some 4 sentences, ये वाला एंड में रख दिया आपने और उसको बोला कि ऑड वन आउट है, ठीक है, इट्स ओके, आई कैन, ठीक है, फाइन। सो 1 5 से और फिर 2 और फिर 4 करके हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं, बट ओके, सो इससे गलत होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, सो आई वुड, दैट्स व्हाई आई सेड कि इसको एंड में ही करना ठीक होता है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव नहीं है उसके पीछे टाइम वेस्ट करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये तो चलो फिर भी ठीक था। अब ये वाला देखो, अगला वाला ये थोड़ा ज्यादा ये भी कंफ्यूजिंग है, अगर आप मेरे से पूछो तो। देखो ऑल्सो चिल्ड्रन कैन बी ए क्लू। देखो चिल्ड्रन, अब जो है ना पास्ट में, ऐसा एक चीज और समझ लो आप इसको, है ना, कोई भी आप अगर साइट पे जाओगे, 1000 लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन दे रखे होंगे, राइट, और डिफरेंट, एवरीबडी विल हैव देयर ओन explanation. Now, all those explanations are very good in hindsight, right? They are all explanations like any financial expert or a stock market expert will give you after the crash has happened. है ना, अगले दिन सुबह आपको मिलेगा कि यार आज 4 रीजन थे कि कल मार्केट क्रैश हुआ, अर्निंग्स नहीं आ रही है, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, अमेरिका में ट्रम्प कह रहा है कि मैं टैक्स काट दूंगा, टैक्स हटा दूंगा, चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज दे दिया, ऐसे करके वो एक्सप्लेन कर देगा। फिर अगले दिन जब मार्केट बढ़ जाएगा तो भी वो एक्सप्लेन कर देगा कि दीज आर द 4 रीजंस। कि देखो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट फंटास्टिक आए सैटरडे को, तो देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सडनली रिवर्स हो गया, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो बेटर हो गया, ऐसे करके आपको 4 रीजन दे देगा। So this is all post analysis, right? So you will find so many people giving you explanations for it as if they are some I don't know. But the fact of the matter, if you ask me honestly, कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अननेसेसरली लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, नहीं देने चाहिए, बट दे देते हैं तो ठीक है, करना पड़ेगा हमें। दैट्स माय पर्सनल व्यू ऑन दिस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। One of the most fascinating human capacities is the ability to perceive and interpret other people's behavior in terms of their mental states. ठीक है, this is fine. This can begin the whole paragraph very well, right? Having an appreciation for the working of another person's mind is considered a prerequisite for natural language acquisition. This capacity develops from early beginnings of adult life. ये 3 मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं, राइट? सो 5 1 4 दे लुक टू बी कनेक्टेड। अब इसमें एक ये आ गया, दो वी मस्ट स्पेकुलेट अबाउट इट्स एवोल्यूशनरी ओरिजिन, we do have indications capacity evolved sometime in the last few million years. It is a theory of mind. Some preference call it mentalizing mind. It is important for development of one's cognitive capabilities. Now, when we are talking about, see, ultimately answer इसमें 2 दिया गया है ना, आंसर 2 दिया गया, लेकिन my whole perspective is that 2 भी आ सकता था इसमें यार। अब आप उसको डेवलपमेंट ऑफ वंस कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहे हो, तो वो लिंक्ड है इससे कि आप शुरू से सीखते हो उसको और ये करते हो, तो क्या उसके एवोल्यूशनरी ओरिजिन के बारे में बात करना आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो सकता था? आई डोंट नो। द आंसर गिवन हियर इज 2, एंड इफ यू लुक एट द पैसेज हियर, ये पैसेज देखते हैं हम यहाँ। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग capacities is the ability to perceive and interpret other people's behavior. Having an appreciation for working of other mind is considered a prerequisite strategic social reflective thought. बीच बीच में गायब भी कर देते हैं। This capacity develops from early beginnings, and though we must speculate about its origin, we do have indications capacity evolved sometime in the last few million years. फिर वो जो मेंटलाइजिंग वगैरह वाली बात है वो उसमें बाद में आई हुई है, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया। But again, as I said, this is also like kind of a hindsight. Okay, so this was I would call it a very difficult question, because honestly I also was confused between whether I should eliminate 2 or I should eliminate 3. Okay, so it is better to do it in the end, where you mark whatever comes to your mind and don't waste time. We got such fantastic passages in this that हमारा अगर वहीं पे बढ़िया काम निकल गया तो क्या जरूरत है इसमें सिर फोड़ने की हमें, right? So these are not very good questions, honestly. Let's look at this again, same problem in this also. This is a very difficult paradigm question to ask. Quite difficult. Okay, algorithms posted on the internet are accessed by many, so biases in AI models have resulted in much larger impact, adversely affecting for larger groups of people. This statement is connected to this. Agreed. 4 and 1 are a mandatory pair, because 4 says impact of biased decisions is localized and geographically confined, but with the advent of AI, the impact of such decisions is spread over a much larger scale. तो क्यों है ये, वो ये वन में एक्सप्लेन कर दिया है कि दे आर पोस्टेड ऑन द इंटरनेट,
तो जो अगर ह्यूमन एक बायस करता है डिसीजन, डिसीजन अगर एक बायस लेता है तो उसका इम्पैक्ट लोकलाइज होता है, जोग्राफिकली कन्फाइंड होता है, लेकिन एआई के आने से impact of such decision is spread over a wider scale because they are hosted on the internet and they are accessed by many. So they have resulted in a much larger impact. 4-1 is a mandatory pair. Now, despite their widespread impact, it is relatively easy to fix AI bias. अब आपके पास में सिर्फ दो ऑप्शन बच गए हैं, है ना? या तो आप 4-1-3-2 कर सकते हो या फिर 4-1-2-3 कर सकते हो। हाँ, तो आपने ये बाकी चीजें एलिमिनेट कर दी, यहाँ तक तो ठीक है, ऑल सो फार सो गुड। नाउ थिंग्स बिकम मोर ट्रिकियर बिकॉज वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, तो लॉजिकली लगता है कि यार यहाँ पे आ जाते हैं, इट इज रिलेटिवली इजियर टू फिक्स एआई बायसेस एंड ह्यूमन जनरेटेड बायसेस, दैट इज simpler to identify the former than to try to make people unlearn behaviors or whatever generations. दो अब इसके बाद में लेकिन क्या टू सेंस बनाता है, दो algorithmic bias is the popular term, the foundation of such bias is not in algorithms but in the data. Algorithms are not biased, data is, algorithm merely reflect persistent patterns that are present in the training data. Now this in the end would not make much sense, इसलिए आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और आपने वो उसको मार्क कर दिया, मतलब लिख दिया, क्योंकि और कोई 4-1-3-2 does not, 4-1-3 on a standalone basis makes perfect sense. ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे बोला कि वाइडर इम्पैक्ट और डिस्पाइट देयर वाइडर इट इज इजियर टू फिक्स सिंपली टू आइडेंटिफाई द फॉर्मर देन टू दिस, क्योंकि इसका और इसका मुझे भी बहुत अच्छा सेंस, मतलब लिंक दिख नहीं रहा है मुझे कि 2 और 3 में। ओके, दो एल्गोरिथमिक बायस इज अ पॉपुलर टर्म, फाउंडेशन इज नॉट इन एल्गोरिथम बट इन डेटा, algorithms are not biased, data is, algorithm merely reflect persistent patterns that are present in the training data. तो ये और इसमें 2 और 3 में मुझे कोई बहुत अच्छा लिंक दिख नहीं रहा है, लेकिन 3 sounds like a good closing statement because he's saying it is simpler to identify the former than to make people unlearn behaviors. तो इसलिए हम इसको 4-1-2-3 मार्क करके चले जाएंगे, बट अगेन do not leave with a very happy feeling is what I'm saying. अब इसका ओरिजिनल पैसेज अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो, ये काफी लंबा चौड़ा था एंड आई कुडंट फाइंड ऑल द सेंटेंसेस आल्सो। उसने एक सेंटेंस यहाँ से लिया है, एक सेंटेंस सेकंड पैराग्राफ से, एक थर्ड से, एक फोर्थ से, ऐसा करके लंबे से आर्टिकल में उसने 4 जगह से, डिफरेंट जगह से सेंटेंसेस उठा के एक कॉबल अप कर दिया इसको। सो दिस इज अगेन आई मीन ऑनेस्टली नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस सिरी। सर 1-2-4-3 क्यों नहीं हो सकता है? अरे मेरे से मत पूछो, 1-2-4-3 जी 1-2-4-3 कैसे होगा? एक मिनट, आपने यहाँ पे क्या बोला है? सी फर्स्ट 4-1 क्यों एक ये है मैंडेटरी पेयर, ये समझ में आया आपको? 4-1 क्यों मैंडेटरी पेयर है? क्योंकि हम दोनों में कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अगर एक डिसीजन, एक ह्यूमन एक डिसीजन लेता है बायस्ड, ठीक है, सपोज करो एक ह्यूमन ने एक बायस्ड डिसीजन लिया, तो इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन एआई के आने से ये इम्पैक्ट बहुत वाइडली स्प्रेड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एआई जो है, एल्गोरिथम्स जो है, दे आर एक्सेस बाय मेनी, सो बायसेस इन एआई हैव रिजल्टेड इन मच लार्जर इम्पैक्ट। ये तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे बताया ना फोर्थ में कि मच लार्जर इम्पैक्ट है, लेकिन क्यों है वो फर्स्ट में। तो पहले आप बताओगे ना कि लार्जर इम्पैक्ट हो रहा है, फिर आप बताओगे कि क्यों हो रहा है। तो इसलिए 4 और 1 तो एक मैंडेटरी पेयर है। ओके सर। ओके, तो इसलिए 1-2-4-3 नहीं हो सकता। बट यस, आफ्टर दैट एज आई सेड, दिस इज अ लिटिल हेजी पिक्चर आफ्टर दैट इमर्जेस। Okay, next we go to this one. It's slightly easier. Why are some crimes destined for perpetual re-examination, other locked into permanent obscurity? What precisely are the unusual elements that make a particular case so attractive? So, दो question upfront दे दिए इसने, which is okay, right? So, what precisely are the unusual elements that make a particular case so attractive? It might be a particularly savage. अब आपके पास में फिर वही दो ऑप्शन बच गए। You have to again figure out क्या करना है। It might be particularly savage or unfathomable level of depravity. Very often it has something to do with the precise amount of mystery involved. Unsolved and perhaps unsolvable cases offer something that ordinary murder doesn't. कैसे चूज करोगे कि 2-1-3 आए या 3-2 आए? How do we choose? What precisely are the unusual elements that make a particular case attractive? तो इसका आंसर अब हमें देना है। तो ये जो अनयूजुअल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे कैप्चर किए, पर्टिकुलरली सैवेज और अनफैथमेबल लेवल ऑफ डिप्रेविटी, दीज आर द अनयूजुअल एलिमेंट्स। क्योंकि अगर हम इसके बाद में 3 पे आ जाते हैं, तो ये बीच का जो पॉइंट है कि व्हाट प्रिसाइजली आर द अनयूजुअल एलिमेंट्स दैट मेक अ, इसकी आंसर नहीं, अनसॉल्व्ड ऑफर समथिंग दैट ऑर्डिनरी मर्डर डजंट।
राइट, ये इसका आंसर रह जाता है हमारा। बहुत प्रिसाइजली आर अनयूजुअल एलिमेंट्स, वो अनयूजुअल एलिमेंट जो है particularly savage or unfathomable level of depravity, very often something to do with the precise amount of mystery involved. तो इसलिए इसमें 4123 ही आएगा। अगेन दिस वाज नॉट नॉट इजी बाय एनी, लास्ट में जाके कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो आई वुड अगेन लेवल इट डिफिकल्ट। तो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव होम व्हेन वी स्टार्टेड दिस ये इज दैट कि इसमें ये जो चार क्वेश्चन है ना, इन्होंने मतलब पूरा जो जो हमें एक बहुत बढ़िया चारों पैसेज में एक वाइब मिली थी, जो सेंस आया था, वो थोड़ा सा उल्टा कर दिया। और इनफैक्ट चार पैसेजेस इंटू चार 16, दे वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इवन जो दो पीसी के क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। देन दीज फोर क्वेश्चंस लेफ्ट अ बैड टेस्ट, राइट, POONPJ। इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि इसको एंड में करो तो बेटर है, राइट। डोंट स्पेंड, सपोज somebody who relies more on VA and the poor chap or person has spent 15 20 15 minutes, some people even spend 18 minutes on VA, so you are missing out on doing such fantastic RCs, right, and उसमें सही भी होने के चांस कम ही। हाँ, अब अच्छा, ये वाला है, इसको भी आप देख सकते हो, यू कैन टेक अ लुक एट दिस वन। ये बहुत अच्छे थे दोनों, इजी, आई वुड से इजी टू मॉडरेट ही था ये वाला। Manipulating information was a feature of history long before modern journalism established rules of integrity. The record dates back to ancient Rome, where Anthony met Cleopatra and his political enemy Octavian launched a smear campaign against him with sharp, short slogans written upon coins. The perpetrator became the first Roman emperor, and fake news that allowed Octavian to hack the republican system once and for all. तो ये कह रहा है कि ये मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑक्टावियन ने किसी फेक न्यूज को यूज करके और अपना सिस्टम हैक कर दिया था। बट द 21st century has seen the weaponization of information on an unprecedented scale. Powerful new technology makes the fabrication of content simple, and social networks amplify falsehoods peddled by states, populist politicians, and dishonest corporate entities. The platforms have become fertile ground for computational propaganda, trolling, and troll armies. तो अब 21st century में ये सब चीजें एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। So the points here captured are fake news, manipulation, disinformation is not a new thing, but it has been used with a purpose. Purpose बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन वो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के कारण और भी उसका स्केल बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड हो। So let's look at first two shortlists. Disinformation which is mediated by technology today is not new and has existed since ancient times. इसको shortlist कर सकते हैं। People need to become critical. देखो, ये कोई recommend नहीं कर रहा है, people need to, this is not in advisory form, ये ध्यान से जो पढ़ते हो उसको मत बिलीव कर लेना, ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा कोई, ये आपको इन्फर नहीं करना है इसमें। सी समरी को कई बार लोग इन्फरेंस मान लेते हैं, यू डोंट हैव टू इन्फर एनीथिंग आउट ऑफ इट, या अज्यूम नहीं करना है आपको, आपको तो सिर्फ इसकी समरी बनानी है। तो वहां पे अगर ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि पीपल नीड टू बी बिकम क्रिटिकल ऑफ व्हाट दे नीड रीड, ऐसा इसको पहले बाहर करो कान पकड़ के। Use of misinformation for attaining power, a practice that is as old as the Octavian era, is currently fueled by technology. Looks okay. Octavian used fake news to manipulate people and attain power and influence just as people do today. भाई, just as people do today, how? टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं हुई। अगर टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई है तो समरी अधूरी है। अब आपके सामने बच गए 1 और 3। ये कह रहा है डिसइंफॉर्मेशन विच इज मीडिएटेड बाय टेक्नोलॉजी टुडे इज नॉट न्यू, लेकिन भाई ये किस लेवल पे पहुंच गया है टेक्नोलॉजी से। दूसरा, डिसइंफॉर्मेशन फॉर व्हाट पर्पस, है ना। ये ऑक्टावियन ने क्या किया था, ऑक्टावियन ने पावर हंग्री था, ये पावर हड़पने के लिए किया था उसने, ऐसे ही नहीं कर दिया था डिसइंफॉर्मेशन, राइट। इसलिए नहीं किया था कि वो राइट्स कॉज करना चाहता था या कुछ और कुछ करना, फ्रॉड करना चाहता था किसी को, वो उसने पावर ग्रैब करनी थी। तो अटेनिंग पावर इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। तो इसके अंदर दो चीजें नहीं है, एक तो ये नहीं है कि कितना टेक्नोलॉजी ने इसको फ्यूल कर दिया है या अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे लेके आ गए हैं, और दूसरा इसमें ये नहीं है कि द डिसइंफॉर्मेशन विच वॉज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, पर्पस नहीं है इसमें, राइट। इसमें पर्पस नहीं है, राइट, और इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है लेकिन स्केल नहीं है। Whereas when we look at 3, use of misinformation for attaining power, practice that is as old as the Octavian era, is currently fueled by it, makes it the correct choice. तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसको करना चाहिए था और सही भी करना चाहिए, राइट। बताइए क्या डाउट है इसमें। Colonialism is not a modern phenomenon.
World history is full of examples of one society gradually expanding by incorporating adjacent territory and settling its people on the newly acquired territory. In the 16th century, colonialism changed decisively because of technological developments in navigation that began to connect more remote parts of the world. Modern European colonial project emerged when it became possible to move large number of people across the ocean to maintain political control in spite of geographical dispersion. Term colonialism is used to describe process of European settlement, violent disposition, political domination in America. क्या बोल रहा है? नई बात नहीं है colonialism, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें कि कैसे आपने एक दूसरी सोसाइटी में टेरिटरी में एडजेसेंट में आपने एक्सपैंड करके कॉन्कर कर लिया. 16th सेंचुरी में इट चेंज्ड डिसाइसिवली. इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन नेविगेशन. कॉम्पस वगैरह आ गए थे, एडवांस कॉम्पस आ गए थे, और उससे लोग चल पड़े. तो क्रिस्टोफर कोलंबस चल पड़े और बहुत सारे लोग चल पड़े. और ये यूरोपियन कॉलोनियल प्रोजेक्ट था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तो यहाँ पे यूरोपियंस थे, वो चल पड़े इधर उधर और उन्होंने जाके कब्जा किया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, एशिया. राइट. Colonialism surged in the 16th century due to advancements in navigation, enabling British settlements abroad and global dominance. This is not a correct answer. Why? सर बस ब्रिटिश सेटलमेंट का नहीं बोला है तो यूरोपियन कॉलोनियल्स बोला था. ब्रिटिश सेटलमेंट. गुड पॉइंट. और बताइए, और भी चैलेंज है इसमें बहुत बड़ा. एक और बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें. तो एक चीज जो ना, एक वर्ड है यहाँ पे इस पैसेज में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर वो कैप्चर कर लिया हमने तो हम इसको सही आंसर कर देंगे. अदरवाइज वी माइट बी कंफ्यूज बिटवीन अ कपल ऑफ ऑप्शंस. एंड दैट वर्ड इज changed decisively, which means transform. Okay. Now here he says surged. Is it the same thing? No. Surge मतलब तो बढ़ गया वो, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि changed decisively. तो surge does not mean transforming. This is also wrong. As a result of developments in navigation technology, European colonialism led to the displacement of indigenous population and global political changes in the 16th century. Again, there is no mention of changing decisively, right? And ठीक है, बेसिकली इसमें वही प्रॉब्लम है. इसको फिर भी आप शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हो. कॉलोनिज्म कंसेप्चुलाइज इन द 16th सेंचुरी, ये तो वैसे गलत है. यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि इन 16th सेंचुरी इट चेंज. दैट मीन इट वाज एग्जिस्टेंट फ्रॉम इवन बिफोर. ही इज नॉट सेड दैट ही इज कंसेप्चुअल, इट इज कंसेप्चुलाइज इन 16th सेंचुरी. तो ये यहीं पे गलत. अब आपके सामने बी और डी बच गए. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन नेविगेशन ट्रांसफॉर्म, फैंटास्टिक, enabling Europeans to establish settlement and exert political dominance over distant regions. Yes. दूसरी बात इसके अंदर ना, अब इससे कंपेयर करो. डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस, भैया इसमें ये नहीं बताया कि डिस्टेंट रीजन में चले गए. मूव लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन स्पाइट ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, और इतनी इतनी दूर तक चले गए, ये भी नहीं बताया इसमें. और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात नहीं है, इसलिए ये सब ऑप्टिमल है. करेक्ट आंसर डी. राइट. सो if you do all the 16 questions in RCs, you do 4 questions in PCs and para summary. ठीक है. 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ये सही क्वेश्चन सिलेक्शन. उनको छोड़ ही दो, नजरअंदाज कर दो अगर आप पैरा ऑड वन आउट और पैरा जंबल्स को भी, जो कि इसमें चैलेंजिंग थे. और मे बी परहैप्स इसीलिए इन्होंने इस वाले में एक्स्ट्रा मार्क भी दिए गए शायद. आई थिंक स्लॉट 1 को दिए थे शायद एक्स्ट्रा मार्क लास्ट ईयर. तो maybe one can get really good score in this by adhering to this. So the lesson that emerges, मतलब मेरे हिसाब से अभी और भी उसको reinforce करेंगे जब हम बाकी के 2 एरियाज करेंगे, कि आपको स्किल वही करनी है जो हम रोज बात करते हैं. आरसी ज्यादा करने हैं, राइट. एटलीस्ट 3 आरसी की प्रैक्टिस करो. वीए पे उसमें पैरा कंप्लीशन और समरी के ऊपर फोकस करो. ऑड वन आउट और पैरा जंबल को एक तरह से मानो कि ये भगवान की देन है, मिल गई तो ठीक है, इजी दिखा तो फटाफट 2-1 मिनट में कर पुरा के ले लिया तो ले लिया इसमें से. अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम, टू मच टाइम स्पेंडिंग दिस, ओके, बिकॉज दे कैन बी डाइसी. एंड आई मीन आई एम सेइंग दिस, ऐसा कुछ नहीं है कि आई मीन वाई कीप
looking at hundreds of such questions every day, and I'm sure you also keep looking and doing. But this is not a precise thing actually. अगर हम एक बात करते हैं किसी जी मैट से लेके या किसी और वर्बल एरिया की किसी भी एग्जाम को लेके, तो ये एक प्रिसाइज चीज है ही नहीं। मतलब ये कभी भी सही तरीके से आपकी रीडिंग को नहीं टेस्ट कर सकती है। मतलब दिस इज वेग एंड एम्बिगुअस एंड लोडेड विद लॉट ऑफ इशू। बट अब है तो है, उसको कुछ नहीं कर सकता मैं। बट ऑल आई कैन डू इज मेक यू अवेयर ऑफ दिस। ऑलराइट, सो लेट मी invite some questions if at all you have. So what are the learnings, if you may summarize, any of you would want to share some feedback on this? Yes, it was helpful, not helpful, और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, if you can. Yes, then. सर जितना ये हमें मॉक्स में इंटिमिडेटिंग लगता है ना वीआरसी सेक्शन, लाइक नॉट कॉलिंग योर मॉक्स अदर्स, और जितना वो वेक करने की कोशिश करते हैं दैट यस वीआरसी इज द टफेस्ट सेक्शन, उतना कैट में फील नहीं होता है लाइक आफ्टर समवन हैज सॉल्व्ड अ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. Correct, absolutely. This is what I've been saying right from the beginning. And if the word you have been saying from a very long period of time कि जो पैरा समरीज होते हैं वो low hanging fruit है, and you are supposed to catch those fruits, and yes, after having a good practice of para summaries and looking after good questions of para summaries, I can say that yes, cat questions of para summary were easy to Yes, grasp. yes, yes, exactly. Para summary, para completion कर सकते अगर हैं। हम उस पर थोड़ा सा टाइम बहुत दे, सकते हैं। वेस्टिंग आवर टाइम ऑन पैरा ऑड वन आउट एंड पैरा जंबल्स, and instead of wasting week, if we give a bit of time on these two sections, para summary and para completion, then we can get all the four questions right in a normal time expect. Yes, yes, Prince. सर अगर ये मतलब आपको क्या लगता है अगर ये आते मॉक्स में ऐसे सेट्स तो इसे कट ऑफ पता है क्या रखते हैं? So, just give me 1 second. Let me just stop the recording here. I can then discuss now individually. Just 1 second.